Okay, so hello everyone, guys. My name is Sriman Narayan, and you all are welcome here in this YouTube channel. So, guys, from previous couple of days, we are discussing lots of things regarding AI, machine learning, data science. So today is the third video. Today is the third day, and in this video, I'm going to continue from that same topic. So let's start. तो गाइज जैसा कि हमने अपने पहले प्रीवियस वीडियोस में हमने देख रखा था, हमने बहुत सारी बेसिक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स को हमने डिस्कस करी थी। एंड इफ़ यू वांट टू मेक योर करियर ट्रांजिशन इन एआई, इफ़ यू वांट टू बिकम मशीन लर्निंग इंजीनियर, डेटा साइंटिस्ट, एआई इंजीनियर, एनीथिंग, तो एआई के फील्ड में कैसे करियर ट्रांजिशन करना है, तो इन चीज़ों के बारे में हमने काफ़ी कुछ चीज़ें हमने हमने डिस्कस करी थी। और साथ ही साथ हमने आपको बहुत सारी कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स भी हमने आपको आपके सामने हमने शेयर किए थे, लाइक एस की व्हाट ऑल आर द प्रीरिक्विजिट्स एंड हाउ इवॉल्व, व्हाट ऑल टॉपिक्स दैट यू नीड टू फोकस ऑन। तो बहुत सारी चीज़ें हमने अपने पिछले वीडियोस में हमने डिस्कस किया था। और साथ ही साथ इसके जो पिछला वीडियो था, यानी कि जो हमारी सेकंड वीडियो थी, उसके अंदर में हमने लिनियर रिग्रेशन एल्गोरिथम को भी डिस्कस किया था। एंड इन अ वेरी डेप्थ हमने देखा था कि एक लिनियर रिग्रेशन एल्गोरिथम को कैसे ट्रेन किया जाता है, कैसे एक लिनियर रिग्रेशन एल्गोरिथम काम करता है। सो व्हाट ऑल मैथमेटिक्स आर इन्वॉल्व्ड इन टर्म्स ऑफ अ लिनियर रिग्रेशन एल्गोरिथम। सो ये सारी की सारी चीज़ें हमने अपने पिछले वीडियो में देखी थी। चलिए अब उसी पॉइंट से हम फिर से अपने डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं, गाइस। एंड सिंस आप सब लोगों ने देखा होगा, हमने हमने मॉडल के बारे में हमने सब कुछ समझ लिया था। हमने देखा था कि आखिर एक मॉडल क्या होता है, लिनियर रिग्रेशन का मॉडल क्या होता है, कैसा दिखता है, एंड हाउ वी आर गोइंग टू ट्रेन इट, हाउ इट इज गोइंग टू लर्न दैट लिनियर रिलेशनशिप विच इज अवेलेबल इनसाइड योर डेटा। तो हमने ये सारी चीज़ें हमने अपने पिछले वीडियोस में देखी थी। आप अगर नए हो हमारे चैनल पे, आपको अगर नहीं पता है कि आप अगर आज पहले दिन से अगर आप आज देख रहे हो, सो व्हाट आई विल रिकमेंड दैट यू हैव टू गो फर्स्ट वीडियो एंड यू हैव टू वॉच ऑल दोज थिंग्स इन अ सीरीज। आप सबसे पहले हमारे फर्स्ट वीडियोस को वॉच करें, फिर धीरे धीरे करके आप सारी वीडियोस को आप देख सकते हो। सो व्हाट इज माय एफर्ट, मैं क्या चाहता हूँ, मैं मेरा ऐसा प्रयास है कि हमने बिल्कुल ही स्क्रैच से स्टार्ट करी है, और बिल्कुल ही स्क्रैच से स्टार्ट करके हम बहुत ही डेप्थ में जाने वाले हैं। सो इट्स जस्ट स्टार्ट गाइस, ये अभी बस स्टार्ट है। धीरे धीरे हम बहुत सारी चीज़ों को हम देखेंगे, हम डिस्कस करेंगे। एंड आफ्टर मशीन लर्निंग, सो वी आर गोइंग टू डिस्कस लॉट्स ऑफ न्यूरल नेटवर्क्स विच आर बेस्ड आउट ऑफ डीप लर्निंग। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि अभी फ्यूचर में अपकमिंग डेज में आएंगी। तो चलिए फिलहाल अपने डिस्कशन को हम आगे बढ़ाते हैं। एंड इसके साथ ही साथ हम कुछ कुछ ऐसी चीज़ें थी जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आई थिंक, क्योंकि आप मॉडल को ट्रेन कर पा रहे हो, आपको मॉडल के बारे में पता है, उसके पीछे की मैथमेटिक्स आपको पता है, आपको वो सारी चीज़ें पता है। अभी अब आप एक मॉडल को ट्रेन कर पा रहे हो, लेकिन देर आर मल्टीपल थिंग्स दैट यू हैव टू टेक केयर ऑन रिगार्डिंग अ मॉडल, राइट। तो चलिए आज हम वही उन क्या वो कुछ खास इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिसके बारे में कि हम जान सकते हैं, जिनको कि हम समझ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फिर। So I think I am also clearly visible to you all, guys, right? And my screen is also visible. अब now let me open notes, right? और हाँ, एक और चीज़ कि मैंने जब अपनी पढ़ाई करी थी, मैं जब इन सारी चीज़ों को मैंने जब पढ़ा था, तो उस समय हमारे पास अ, ऐसा कुछ था नहीं। हमने केवल कुछ क्लासेस करे थे, एंड उन क्लासेस के टॉप पे जो भी चीज़ें हमें पढ़ाई गई, जो भी चीज़ें हमें बताई गई, उन सारी चीज़ों को एक एक पॉइंट्स को हमने अपने नोट्स में रखा है। तो आई थिंक ये नोट्स आपको विजिबल है, राइट। आई थिंक आई नीड टू वैसे ये तो वही सेम वाली है ना, ये तो वही सेम है जहाँ पे हमने पिछले वीडियोस में हमने ख़त्म करी थी। तो हमारा एक लीनियर रिग्रेशन का जो मॉडल होता है, उसका केवल एक यही उसमें उसमें यही चीज़ें होती हैं, कुछ यही एजम्पशंस होते हैं कि आपके डेटा सेट में आपके एक्स और वाई के बीच में एक तरह का लीनियर रिलेशनशिप होना चाहिए, एंड यू आर गोइंग टू ड्रॉ अ काइंड ऑफ बेस्ट फिटेड लाइन, राइट।
you are going to draw a best fitted line, and that line will try to uh, you know map every data points, and then मतलब ठीक है भाई, मैं इंग्लिश में मैं नहीं बोलूंगा। लीनियर रिग्रेशन एल्गोरिथम का केवल यही एक एजम्पशन था कि वहां पे हमें एक बेस्ट फिटेड लाइन को ड्रॉ करनी थी, और बेस्ट फिटेड लाइन ड्रॉ करने का मतलब ये था कि एक कुछ ऐसी लाइन होनी चाहिए जो कि हमारे सारे के सारे डेटा पॉइंट्स से कम दूरी पे हो। देन दैट देन तब जा करके हम बोलेंगे कि ठीक है भाई, ये हमारा एक बेस्ट फिटेड लाइन है। अब यहाँ पे क्या अब यहाँ पे क्या आता है गाइस कि आपने बिगिनिंग में आपने अपने लाइन को ड्रॉ कर लिया, ठीक है, आपने एक लाइन को आपने ड्रॉ कर लिया। चलो मैं अगर व्हाइट बोर्ड अगर मैं ओपन कर लूँ, या फिर जस्ट लेट मी ओपन समथिंग, सो या व्हाइट बोर्ड इज देयर आई थिंक, आई थिंक विजुअली अगर आपको दिखाया जाए ना तो चीज़ें सही रहेंगे। जी, तो आई थिंक कि हमने कुछ ऐसा किया था गाइस। आई थिंक वेट फर्स्ट ऑफ ऑल आई हैव टू शेयर दिस व्हाइट बोर्ड है, राइट? ये व्हाइट बोर्ड आपको दिखना चाहिए, ओके। और वेट, ये है, सही है। अब अपने इस व्हाइट बोर्ड पे हम इसको फुल स्क्रीन कर लेंगे। आई होप कि ये आपको विजिबल होगा। ये विजिबल है गाइस, ठीक है। तो चलिए फिर, और यहाँ पे क्या था ऐसा कि यहाँ पे हमारे पास ये इस तरह के वेट, मैं पहले इंक तो सेलेक्ट कर लूँ। ये कुछ यहाँ पे इस तरह के, अरे, so this is a kind of yeah, now it is fine, right? तो ये कुछ यहाँ कुछ ऐसा है कि अ, कुछ ऐसा है कि आप अगर यहाँ पे अगर ड्रॉ कर रहे हो, वेट, देखो यहाँ पे कुछ ऐसा है गाइस कि फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव ड्रोन अ, या, so suppose that this is the line, and then what you are doing, यहाँ पे भी एक लाइन है, ठीक है। तो ए आपने यहाँ पे इसको कुछ ऐसा आपने एक्स एक्स एक्सिस को आपने ड्रॉ करा, और यहाँ पे कुछ आप अरे ऐसे नहीं भाई, अरे यार, या, तो यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे भी यहाँ पे आपने वाई एक्सिस को आपने यहाँ पे ड्रॉ किया, और यहाँ पे आपने एक्स एक्सिस को आप यहाँ पे ड्रॉ किया, और हमारे जो डेटा पॉइंट्स थे वो कहीं यहाँ 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 ऐसे 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 हर जगह पे हमारे डेटा पॉइंट्स कुछ ऐसे करके स्कैटर्ड थे। तो हमने यही किया गाइस, ठीक है। अब कभी कभी यहाँ पे होता क्या है कि जब भी आप लीनियर रिग्रेशन के जब भी आप मॉडल्स को ड्रॉ करने का प्रयास करते हो, तो ठीक है, अब हमने आपको हमने हमने बोला कि ठीक है भाई, आप एक लीनियर रिग्रेशन का मॉडल आप यहाँ पे ड्रॉ करो, यानी मॉडल को ड्रॉ करो, यानी कि मॉडल को ट्रेन करो। इसका मतलब ये होता है कि आप यहाँ पे एक ऐसा बेस्ट फिटेड लाइन को आप ड्रॉ करो जो कि बेस्ट फिटेड लाइन हो, तो इन सारे के सारे डेटा पॉइंट्स से बिल्कुल कम से कम दूरी पे हो। तो हमें यही करना है कि हमें एक बेस्ट फिटेड लाइन को ड्रॉ करना है, ठीक है। तो मान के चलो ठीक है कि हम यहाँ से एक कुछ ऐसा लाइन हमने ड्रॉ कर दिया लाइन ड्रॉ। तो ए लाइन भी तो इस डेटा सेट से होकर के जा रहा है, पास कर रहा है, बट ऐसा तो नहीं है, ए हमारा बेस्ट फिटेड लाइन तो नहीं हो सकता है, क्योंकि बेस्ट फिटेड लाइन तभी होगा जब सारे के सारे डेटा पॉइंट से कम दूरी पे हो।
बट ये कुछ अपने नियर बाई डेटा पॉइंट से तो कम दूरी पे हो सकता है, बट इन डेटा सेट से कम दूरी पे नहीं हो सकता है। ठीक है, तो गाइज आपने मॉडल आपने ड्रॉ कर लिया, आपने एक लाइन ड्रॉ कर लिया, इसका मतलब है कि एक लीनियर रिग्रेशन का आपने एक मॉडल ड्रॉ कर लिया, एक मॉडल आपका बन गया है, मॉडल आपका ट्रेंड हो चुका है। भले ही वो मॉडल एक्यूरेट मॉडल ना हो, भले ही वो मॉडल सही से आपको प्रेडिक्शंस ना दे, हो सकता है, लेकिन कैसे आप पता करोगे कि दैट मॉडल इज अ करेक्ट वन एंड दैट मॉडल इज नॉट अ करेक्ट वन? तो ये चीज कैसे आप पता करोगे? तो यहाँ पे तीन तरह की चीजें आती हैं गाइस, यहाँ पे तीन तरह की चीजें आती हैं। उनको हम बारी बारी से समझेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई हैव टू ओपन माई नोट्स। या आई थिंक इट इज विजिबल गाइस। ओके, इट इज विजिबल। या तो यहाँ पे कुछ ऐसा है कि देखो भाई, क्या होता है कि जब भी हम एक मॉडल को ड्रॉ करते हैं ना, तो मॉडल का तीन तरह का स्टेट होता है। एक मॉडल तीन तरह का हो सकता है, एक मॉडल का तीन तरह का स्टेट होता है। तो द फर्स्ट स्टेट इज नोन एज अंडर फिटेड मॉडल, second stage is known as overfitted model, and the third stage is that is a good model or a generalized model। अब ये अंडर फिटेड क्या हुआ, ओवर फिटेड क्या हुआ और एक गुड मॉडल क्या हुआ, तो इन चीजों को हमें समझना है। ठीक है, तो गाइज ऐसा होता है कि जब भी हम मॉडल्स को ट्रेन करते हैं ना, जब भी हम मॉडल्स को ट्रेन करते हैं, तो हमने आपको बताया था गाइज कि सपोज दैट कि हमारे पास कुछ डेटा सेट है। ठीक है, हमारे पास कुछ डेटा सेट है, सपोज दैट कि हमारे पास कुछ डेटा सेट है अ, जिसके अंदर में कि कुछ रोज होंगे एंड कुछ कॉलम्स होंगे। ठीक है, कुछ कुछ ऐसा होगा। अब हम क्या करते हैं ना कि हम इस डेटा सेट से कुछ कॉलम्स को निकाल लेते हैं बाहर, यानी कि हम इस डेटा सेट को स्प्लिट कर लेते हैं कुछ कैटेगरीज में। तो इतना पार्ट हमने ले लिया, इतना पार्ट हमने ले लिया, या समझ के चलो कि हमने कुछ इतना पार्ट हमने ले लिया। ठीक है, हमने इतना पार्ट हमने ले लिया, ये ठीक नहीं है, ऐसा नहीं। आप इसको क्या करो, आप इसको डिलीट कर दो, इरेज कर दो आप। ठीक है, चलो बढ़िया। तो एक ए वाली सेक्शन हमने ले ली और एक ए वाली सेक्शन हमने, अरे हाँ, एक ए वाली सेक्शन हमने ले ली। तो हम क्या करते हैं, जब भी हम किसी भी तरह का मॉडल का ट्रेनिंग करते हैं, मशीन लर्निंग हो या डीप लर्निंग हो, किसी भी मॉडल्स को जब भी हम ट्रेन करते हैं, तो इन वेरी फर्स्ट स्टेज हम क्या करते हैं कि हम अपने डेटा सेट को कुछ चंक्स में, यानी कि दो तरह के कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। So the first one will be your training data and the second one is your test data। मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि एक ही डेटा सेट है हमारा, मान के चलो कि इस डेटा सेट में हमारे पास 10,000 रोज हैं, यानी कि 10,000 रिकॉर्ड्स हैं। अब इस 10,000 रिकॉर्ड्स में से कुछ 8,000 रिकॉर्ड्स हम निकाल लेंगे, जिसको कि हम ट्रेनिंग डेटा बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे ट्रेनिंग डेटा। ठीक है, ट्रेनिंग ट्रेनिंग डेटा। ठीक है, और इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे टेस्ट डेटा। ठीक है, हमारी हैंडराइटिंग थोड़ी सी सही नहीं है एंड दिस इज द फर्स्ट टाइम आई एम ट्राइंग टू यूटिलाइज वन पेन टैबलेट, सो अ लिटिल बिट थोड़ा बहुत चलेगा, बट या चलो। तो हमने यहाँ पे क्या किया कि हमने 10,000 रिकॉर्ड्स वाले एक डेटा सेट को हमने दो कैटेगरी में स्प्लिट कर लिया, इसी को बोलते हैं ट्रेन टेस्ट स्प्लिट। अब इस ट्रेन टेस्ट स्प्लिट में हम क्या करते हैं कि कुछ एक अनुपात में, कुछ एक रेशियो में अपने डेटा सेट का स्प्लिटिंग करते हैं, यानी कि 75% डेटा को ट्रेनिंग डेटा में रखेंगे, 25% डेटा को टेस्ट डेटा में रखेंगे, या 80% डेटा को हम ट्रेनिंग में रखेंगे, 20% को टेस्ट में रखेंगे, या 70% को ट्रेनिंग में रखेंगे या 30% को ट्रेनिंग में रखेंगे। ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आप 70-30, 75-25 या 80-20 इसी में रखो, बट ऐसा होता है कि आपको ट्रेनिंग करने के लिए कुछ रिकॉर्ड्स चाहिए और टेस्ट करने के लिए रिकॉर्ड्स चाहिए। अबे टेस्ट क्या हुआ भाई, तो टेस्ट का मतलब ये होता है कि हम जिस डेटा सेट पे अपने मॉडल की ट्रेनिंग करा रहे हैं ना, तो
उसी डेटा सेट से कुछ पॉइंट्स को निकाल करके बाहर रख लेते हैं ट्रेनिंग से पहले, और उस मॉडल को दिखाते ही नहीं है वो सारे डेटा पॉइंट्स। यानी कि कुछ ऐसा आप समझो कि आपकी सैलरी आती है, उस सैलरी में से कुछ आपके ऐसे पार्ट्स होते हैं जो कि आप अपने फैमिली से छुपा करके आपने कहीं रख दिए, राइट राइट। सेम ऐसा ही कुछ यहाँ पे। तो यहाँ क्या है कि ट्रेनिंग डेटा जो है, ट्रेनिंग डेटा में जितने भी रिकॉर्ड्स रहेंगे इसका इस्तेमाल हम करेंगे ट्रेनिंग के लिए, मॉडल ट्रेनिंग के लिए करेंगे। एंड जो भी पॉइंट्स हमने टेस्ट डेटा में रखे थे वो सारे के सारे पॉइंट्स हमें मॉडल को नहीं दिखाना है। हमारे मॉडल को इसके बारे में पता भी नहीं चलना चाहिए कि ये सारे डेटा पॉइंट्स भी हैं। इन्हें छुपा के रखना है, इन्हें अलग रखना है, ठीक है। तो अब करना क्या है, तो करना यह है कि हमारा मॉडल जब भी ट्रेन होगा तो इस ट्रेनिंग डेटा पे ट्रेन होगा, ना कि टेस्ट डेटा पे ट्रेन होगा। और जब हमारा मॉडल इस ट्रेनिंग डेटा पे ट्रेन हो जाएगा तब जाकर के इस टेस्ट डेटा पे वो हम प्रिडिक्शंस कराएंगे। हमने आपको बताया था कि मॉडल ट्रेनिंग का मतलब होता है कि हम उस मॉडल से कुछ ना कुछ किसी तरह का रिलेशनशिप मॉडल सीखने का प्रयास करता है। तो जब मॉडल ट्रेन हो जाता है, जब उसकी लर्निंग कंप्लीट हो जाती है, तब हम उसी मॉडल का इस्तेमाल करके और क्या करते हैं, प्रिडिक्शंस लेते हैं। हमने पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था कि हम प्रिडिक्शंस लेते हैं। तो यहाँ क्या होता है कि आपने जो चीजें आपने अपने मॉडल को पढ़ाया, बताया, आप अगर वही चीजें फिर से पूछोगे तो बहुत ही हद तक चांस है कि आपका मॉडल सब कुछ सही 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 बताए। या मेरे कहने का ऐसा मतलब है कि एक बच्चा पढ़ रहा है, तो जो चीजें वो ऑलरेडी पढ़ चुका है, अगर उन पढ़े हुए टॉपिक से अगर आप उनसे उससे क्वेश्चंस पूछोगे तो ऐसा है कि 90% 95% एक्यूरेट आंसर्स वो बच्चा दे सकता है या देगा। बट आपको ये नहीं जानना कि उसने कितना पढ़ा, आपको केवल चेक करना है कि हमारा बच्चा कुछ सोच सकता है या नहीं। लाइक ऐसे कुछ सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस आपको पूछना पड़ेगा, या लाइक ऐसे कुछ लॉजिकल क्वेश्चंस पूछना पड़ेगा, या एक प्रॉब्लम्स के बेस्ड कोई दूसरी प्रॉब्लम वाली कोई क्वेश्चन आपको पूछनी पड़ेगी। लाइक ऐसे थोड़ा सा डिफरेंट आपको पूछना पड़ेगा, तब तो आप चेक कर पाओगे कि ठीक है भाई तुम्हारी लर्निंग किस क्वालिटी की है, तुम्हारी लर्निंग अच्छी है या खराब है, आप कैसे पता कर पाओगे उस बच्चे की लर्निंग। सेम यहाँ पे ये होता है। तो जितने भी ट्रेनिंग डेटा के अंदर में जितने भी रिकॉर्ड्स है उसके ऊपर तो मॉडल खुद से काम कर चुका है, उसको उसके बारे में तो मॉडल को खुद से पता है, लेकिन उसे टेस्ट डेटा के बारे में कुछ भी नहीं पता। योर मॉडल इज नॉट हैविंग एनी आइडिया अबाउट योर टेस्ट डेटा पॉइंट्स, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे कि जब हमारा मॉडल ट्रेंड हो जाएगा, उस ट्रेंड मॉडल का इस्तेमाल करेंगे हम, और टेस्ट डेटा के पॉइंट्स को उसमें फिल करेंगे, और हम उसका क्या करेंगे, प्रेडिक्शंस हम उसका प्राप्त करेंगे अपने मॉडल से। क्योंकि मॉडल का काम क्या है, मॉडल्स का यही काम है कि आप उसमें इनपुट्स डालो और कुछ आउटपुट्स आपको देगा। आप उसमें फीचर्स डालो, वो आपको एक तरह का लेबल देगा, कुछ एक तरह का आउटपुट देगा, एक तरह का आंसर देगा आपको, राइट। तो जैसे ट्रेनिंग डेटा के साथ में कर रहा था वैसे टेस्ट डेटा के साथ में करेगा। जैसे आपका ट्रेनिंग डेटा है वैसे आपका टेस्ट डेटा भी होगा। जब हम प्रैक्टिकल्स करेंगे नेक्स्ट सेशन में, तब हम देखेंगे कि कैसे हम स्प्लिट करते हैं और क्या कुछ डिफरेंसेस होता है। बट अभी के लिए समझ लो कि ये एक ही डेटा सेट है, एक ही डेटा सेट का बस हमने ऐसा ही एक पार्टीशन कर लिया है। हमने उनको दो कैटेगरी में बांट दिया, ये ट्रेनिंग डेटा, ये टेस्ट डेटा। ट्रेनिंग का काम बस मॉडल इस पे ट्रेन करेगा, और टेस्ट डेटा का काम है कि जब मॉडल की ट्रेनिंग हो जाएगी तो टेस्ट डेटा पॉइंट्स को हम फीड करेंगे एज ए इनपुट, और हमारा मॉडल हमें आउटपुट देने का प्रयास करेगा। सो गाइस दीज आर द थिंग्स जो कि आपको समझना है। अब यहाँ पे क्या होता है कि हमने पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था कि जब भी हम किसी मॉडल से प्रेडिक्शंस लेते हैं तो उस प्रिडिक्टेड आउटपुट को हम वाई हैट बोलते हैं। और जब हम उस प्रिडिक्टेड आउटपुट और एक्चुअल आउटपुट का डिफरेंस जब हम फाइंड आउट करते हैं तो हमें एक तरह का लॉस भी मिलता है, यू नो गाइस, हमें एक तरह का लॉस मिलता है, करेक्ट। तो जब हम ट्रेनिंग डेटा पे जब हम प्रेडिक्शंस कैलकुलेट करेंगे, और फिर उस प्रेडिक्शंस का इस्तेमाल करके जब हम लॉस कैलकुलेट करेंगे, तो ट्रेनिंग डेटा पे जो हमारा लॉस आएगा उसे कुछ कहते हैं, एंड जो हमारे टेस्ट डेटा पे आएगा वो कुछ दूसरा होगा, ठीक है।
तो यहाँ पे आप जैसा कि देख सकते हो, आप इस फिगर में आप देख सकते हो गाइस कि या हाँ, आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे दो चीजें हैं, एक को बोलते हैं बायस, एक को बोलते हैं वेरियांस। ठीक है, आई लेट मी श्योर, हाँ आपको दिख रहा है। चलो, तो एक एक टर्म है बायस, एक टर्म है वेरियांस। ये बायस और वेरियांस क्या है, तो ये दोनों एक तरह की एरर हैं। एरर का मतलब क्या है, ये दोनों एक तरह के लॉस हैं, लॉस। बोले लॉस कैसे आते हैं, लॉस हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो कुछ नहीं करना, बस इनपुट्स को डालना है, हमें एक तरह का प्रेडिक्शंस मिलेगा मॉडल से, यानी कि हमें वाई हैट मिलेगा, और हमारे पास एक्चुअल एक्चुअल वाई हमारे पास है ऑलरेडी। तो आपके पास एक्चुअल आउटपुट है, प्रिडिक्टेड आउटपुट आपको मॉडल दे रहा है, तो आप दोनों का डिफरेंस निकाल दो। दोनों का डिफरेंस जब आप निकालोगे तो आपको मिल जाएगा लॉस उसका। तो जब ट्रेनिंग डेटा पे जब हम लॉस कैलकुलेट करेंगे, उस लॉस को, उस एरर को हम बायस बोलते हैं। और जब टेस्ट डेटा पे जब हम लॉस कैलकुलेट करेंगे तो उस लॉस को, उस एरर को हम वेरियांस बोलेंगे। सो वन इज बायस एंड द सेकेंड वन इज वेरियांस। ठीक है, बात समझ में आई, बायस क्या होता है, वेरियांस क्या होता है। दिस टू टर्म्स आर वेरी मच कंफ्यूजिंग, लेकिन मैं आपको इतना डिटेल में बता रहा हूं, आपको ये सारी की सारी चीजें बिल्कुल दिमाग में रखनी है। यहाँ in your interviews, your interviewer will try to drag you a lot, but if you will be having your strong roots inside this technical things in this theories, तो कोई आपका कुछ नहीं कर सकता। ठीक है, और आपको खुद पता भी होगा कि भाई ये अब यहाँ से ये क्वेश्चन पूछेगा, ये यहाँ से मेरे से बायस और वेरियांस के बारे में पूछना चाहेगा, तो सारी छोटी छोटी चीजें जान लेनी है, सारी छोटी छोटी चीजें पढ़ लेनी है, और उनको दिमाग में रखना है कि ये क्या है, वो क्या है, तब आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। ऐसे बहुत सारे टर्म्स मिलेंगे आपको, बट हाँ, आपको सबको क्लियरली समझना है एंड ये करना है। तो बायस हमारा ट्रेनिंग डेटा का एरर हो गया, और टेस्ट डेटा का जो एरर हो गया वो हमारा वेरियांस हो गया। ठीक है, ऐसे है। तो अब हम यहां से क्या करेंगे गाइस, कि एक मॉडल है, ठीक है, एक मॉडल है, तो हमने उस मॉडल का इस्तेमाल करके ट्रेनिंग डेटा पे भी हमने एरर कैलकुलेट किया और टेस्ट पे भी कैलकुलेट किया एरर। तो अगर हमारा मॉडल हाई बायस दे रहा हो, अगर आपके मॉडल से हाई बायस आ रहा हो और हाई वेरियांस आ रहा हो, तो इस स्थिति में आपका मॉडल एक अंडर फिटेड मॉडल है, और इसे बोलते हैं अंडर फिटिंग। ये अंडर फिटिंग क्या हो गया, हाई बायस का मतलब क्या होगा, हाई वेरियांस का मतलब क्या होगा, तो कुछ आप ऐसा समझो कि बायस, बायस मतलब एरर फॉर ट्रेनिंग डेटा, यानी कि हाई बायस यानी कि हाई एरर। इसका मतलब यह है कि आपका जो मॉडल है वो ट्रेनिंग डेटा पे बहुत ज्यादा लॉस दे रहा है, और बहुत ज्यादा लॉस देने का मतलब है कि आपका मॉडल बहुत ही गंदा मॉडल है। बिकॉज इफ योर मॉडल इज नॉट गिविंग, इफ योर मॉडल इज गिविंग हाई एरर, हाई लॉस, लॉस तो होना ही नहीं चाहिए, लॉस तो जीरो होना चाहिए। तो लॉस अगर हाई होगा तो अच्छा चीज नहीं है, लॉस का हाई होना अच्छा नहीं है, इट्स नॉट अ सजेस्टेड वन। लॉस हमेशा लो होना चाहिए, ठीक है, एरर हमेशा लो होना चाहिए, लेस होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, यहाँ पे बोल रहा है हाई बायस यानी कि हाई एरर और ट्रेनिंग डेटा, और हाई वेरियांस मतलब हाई एरर फॉर टेस्ट डेटा, यानी कि अगर आपका मॉडल ट्रेनिंग डेटा पे ज्यादा एरर दे रहा हो, ज्यादा लॉस दे रहा हो, और टेस्ट डेटा पे भी दे रहा हो ज्यादा एरर, तो इस स्थिति को बोलेंगे हम अंडर फिटिंग, और बोलेंगे कि आपका जो मॉडल है भैया वो एक अंडर फिटेड मॉडल है, वो एक अंडर फिटेड मॉडल है। और एक और चीज आप समझो, आपने मॉडल की ट्रेनिंग कराई, ट्रेनिंग डेटा पे ही ट्रेनिंग करवाओगे ना, ट्रेनिंग डेटा पे आपने अपनी मॉडल की ट्रेनिंग करवाई, एंड आफ्टर ट्रेनिंग जब आप लॉस को कैलकुलेट कर रहे हो, जब आप प्रेडिक्शंस कैलकुलेट कर रहे हो, फिर प्रेडिक्शन से आप लॉस फाइंड आउट कर रहे हो, और वो लॉस जब आपकी हाई आ रही है, तो इसका मतलब ये है, पता है क्या है, इसका मतलब ये है कि आपका जो मॉडल है उसने कुछ सिखा ही नहीं, आपका मॉडल कुछ सिखा ही नहीं, जो पढ़ाया गया वो भी नहीं सीखा, यानी कि कुछ, यानी कि ये कुछ ऐसा हो जाएगा कि एक बच्चा है जिसको कि क्लास में कुछ पढ़ाया गया, और उन पढ़े पढ़े हुए चीज में से, उन पढ़े हुए टॉपिक्स में से अगर कोई क्वेश्चन अगर करते हैं, वो भी उसे नहीं आ रहा है, इसका मतलब है कि उसने सही से पढ़ाई ही नहीं करी। सो दिस द सेम थिंग, अगर आपका मॉडल ट्रेनिंग डेटा पे ही सही से काम नहीं कर पा रहा, अगर आपका मॉडल ट्रेनिंग डेटा पे ही हाई एरर दे रहा है, तो श्योर, डैम श्योर है, 100% डैम श्योर है कि आपका मॉडल टेस्ट डेटा पे भी अच्छे से काम नहीं करेगा।
क्योंकि टेस्ट डेटा के बारे में उसे तो कुछ पता ही नहीं है। एक बच्चा जो क्लास में हमेशा फेल होता रहा हो, क्या वो किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को फेस कर पाएगा या उसको क्रैक कर पाएगा? नो। तो ट्रेनिंग डेटा लाइक एज आपके स्कूल के एग्जाम्स, आपके यूनिवर्सिटी कॉलेज के एग्जाम्स, बट टेस्ट डेटा पे प्रेडिक्शन ये करना, ये हो गया आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, कुछ ऐसा आप समझो। तो जब आपका मॉडल ट्रेनिंग डेटा पे ही अच्छे से वर्क नहीं कर पा रहा है, अगर हाई लॉस दे रहा है, तो फिर टेस्ट डेटा पे नहीं करेगा और दोनों पे हाई एरर आएगा, यानी कि हाई बायस हाई वेरियांस। और जब हाई बायस और हाई वेरियांस रहेगा, इसका मतलब जहां आप देखो, ये है आपका बायस वेरियांस ट्रेड ऑफ। ट्रेड ऑफ का मतलब होता है लड़ाई, यानी एक तरह का ऐसा रिलेशनशिप जो कि बिल्कुल ऐसे उल्टा है, एक इधर जाएगा एक इधर जाएगा। यहाँ पे देखो, ये लो वेरियांस है, इधर से लो और हाई, इधर से लो और हाई, ठीक है। तो हाई वेरियांस और हाई बायस वाला ए है। तो अगर हाई वेरियांस, देखो इस पिक्चर को आप देखो, इस पिक्चर का मतलब ये है कि यहाँ पे है लो वेरियांस और लो बायस। कहने का मतलब है कि बायस का मतलब होगा कि आपके जो भी प्रिडिक्टेड आउटपुट्स होंगे वो सारे के सारे, बायस मतलब बियास्ड होना, बायस्ड होना, यानी कि बायस्ड मतलब होता है फेवर। फेवर का मतलब होता है कि आप किसी के अंडर में काम कर रहे हो, आप किसी के प्रभाव में आके काम कर रहे हो, आप किसी के दबाव में आके काम कर रहे हो, कोई रिजल्ट्स आप दे रहे हो तो किसी के दबाव में आके दे रहे हो, राइट। तो वो होता है बायस। और बायस जब आपका कम है, जब आपका कम है बायस, तो और जब आपका वेरियांस, वेरियांस का मतलब होता है कि आपके जो रिजल्ट्स रहेंगे वो कितने फैले हुए रहेंगे, कितने स्कैटर्ड रहेंगे। मतलब ग्राफिकली करने का मतलब है कि आपके जो रिजल्ट्स रहेंगे वो कितने स्कैटर्ड होंगे, कितने फैले हुए होंगे। तो यहाँ देखो, लो बायस इसके लिए भी है और इसके लिए भी है। तो बायस अगर लो रहेगा तो आपके जो रिजल्ट्स रहेंगे वो सेंटर में रहेंगे। ऐसा नहीं है कि इधर भागेंगे इधर भागेंगे इधर भागेंगे इधर भागेंगे, नहीं, उधर नहीं भागेंगे, वो सेंटर के चारों तरफ इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड रहेंगे अगर लो बायस है तो। और वेरियांस उनको इधर उधर फैलाएगा, मतलब उनको स्कैटर्ड करवाएगा। तो यहाँ पे लो वेरियांस है तो सारे के सारे सिमटे हुए हैं सेंटर के पास, लेकिन यहाँ पे हाई वेरियांस है तो सेंटर पे तो हैं, सेंटर के चारों तरफ डिस्ट्रीब्यूटेड तो हैं, लेकिन थोड़े से फैले हुए हैं, थोड़े से स्कैटर्ड हैं। मतलब कि आप देखो दोनों में क्या डिफरेंस है, खुद फील करो। तो लो बायस और लो वेरियांस का ये मतलब हुआ, और लो बायस हाई वेरियांस का ये मतलब हुआ। और यहाँ देखो, ये है आपका हाई बायस, यानी कि जब हाई बायस रहेगा तो किसी भी डायरेक्शंस में आपके आउटपुट्स, आपके रिजल्ट्स जा सकते हैं। तो सारे के सारे रिजल्ट्स यहाँ पे हैं। और चूंकि यहाँ पे लो वेरियांस है, तो वेरियांस है ही नहीं, तो आपके रिजल्ट्स स्कैटर्ड नहीं है, कहीं पे भी स्कैटर्ड नहीं हो रहे, वो एक ही जगह पे सिमटे हुए हैं, लेकिन हाई बायस के कारण सेंटर से दूर भाग चुके हैं। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे हाई बायस है और हाई वेरियांस है, तो सेंटर के पास में भी नहीं है, कहीं और पे बायस्ड हो रहा है, किसी और के प्रभाव में ये सारे के सारे रिजल्ट्स काम कर रहे हैं। और हाई वेरियांस है जिसके कारण कि ये सारे के सारे फैले हुए भी हैं। तो हमें ये सब तीनों में से कोई भी नहीं चाहिए। हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए लो बायस लो वेरियांस, ठीक है। तो जब हाई बायस हाई वेरियांस रहेगा तो आपका मॉडल अंडरफिटेड मॉडल होगा, और जब लो बायस होगा और हाई वेरियांस होगा तब आपका मॉडल ओवरफिटेड मॉडल होगा। लो बायस का मतलब क्या हुआ? तो लो बायस का मतलब होगा कि योर मॉडल इज हैविंग लो एरर फॉर ट्रेनिंग डेटा। आपका मॉडल ट्रेनिंग डेटा के लिए लो एरर दे रहा है, यानी कि ट्रेनिंग डेटा पे अच्छे से काम कर रहा है। भाई एरर तो देगा देगा, आप कितना भी ट्रेनिंग करवा लो कुछ तो एरर देगा ही देगा, ये एरर कभी जीरो नहीं होने वाला, बट लो एरर दे रहा है, लेसर एरर दे रहा है। तो यानी कि इसका मतलब यह है कि आपका मॉडल ट्रेनिंग डेटा पे बढ़िया से काम कर रहा है, इट्स गिविंग गुड प्रिडिक्शंस ऑन ट्रेनिंग डेटा, लेकिन है हाई वेरियांस। तो ट्रेनिंग डेटा पे तो काम कर पा रहा है, लेकिन टेस्ट डेटा पे बहुत ज्यादा एरर दे रहा है। इसका मतलब है कि टेस्ट डेटा पे सही नहीं है, कुछ दिक्कत है, ठीक है, कुछ दिक्कत है। तो इस स्थिति को बोलेंगे लो बायस हाई वेरियांस, और इस स्थिति को बोलेंगे ओवर फिटिंग, यानी कि हम बोलेंगे कि आपका जो मॉडल है वो ओवर फिटेड मॉडल है। अब तीसरी स्थिति में आते हैं जहां है लो बायस एंड लो वेरिएंस, यानी कि आपका मॉडल लो एरर ट्रेनिंग डेटा पे भी दे रहा है और लो एरर टेस्ट डेटा पे भी दे रहा है। और जब ऐसी स्थिति जब आ जाए तो आप समझ लो कि योर मॉडल इज अ गुड मॉडल, आपका मॉडल एक अच्छा मॉडल है, एक जेनरलाइज्ड मॉडल है।
और हमें अंडर फिटेड मॉडल नहीं चाहिए, हमें ओवर फिटेड मॉडल नहीं चाहिए, हमें एक गुड एंड जनरलाइज्ड वन मॉडल चाहिए, हम हर हाल में हमेशा। तो ये एक मॉडल के तीन तरह के स्टेट्स थे, ठीक है। और ये तीनों के तीनों जो स्टेट्स है ना, ये स्टेट्स डिपेंड करते हैं बायस पे और वेरियांस पे, ठीक। अब बायस क्या होता है, वेरियांस क्या होता है, मैंने आपको बता दिया। और कैसे ये तीनों के बीच में क्या, ये दोनों बायस वेरियांस के बीच में क्या ट्रेड ऑफ रहेगा वो आप यहां से देख पा रहे हो, ठीक है। अब कुछ आप ऐसा देखो कि अंडर फिटिंग और ओवर फिटिंग का कुछ ऐसा आप रिजल्ट देखो। तो ये अंडर फिटिंग है, अंडर फिटिंग करने का मतलब है कि आपका जो मॉडल है वो सही से देखिए, हमारे कहने का मतलब ये था कि आप एक लीनियर रिग्रेशन का लाइन जब भी आप ड्रॉ कर रहे हो ना, तो आपका लाइन कुछ ऐसे ड्रॉ होने चाहिए जो कि सारे के सारे डेटा पॉइंट्स से हो मिनिमम, यानी कि कम से कम दूरी पे हो, यानी कि वो एक बेस्ट फिटेड लाइन होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे हमने डिग्री 1 का यानी कि एक लीनियर लाइन, लीनियर स्ट्रेट लाइन हमने यहाँ पे ड्रॉ किया है। लेकिन क्या ये लाइन सारे डेटा पॉइंट्स से इक्वल डिस्टेंस पे है? नहीं है। एक कुछ 2-3 डेटा पॉइंट्स को ही बढ़िया से मैप कर पा रहा है हमारा लाइन, बाकी डेटा पॉइंट्स इससे बहुत ज्यादा दूर हैं। तो ये हमारा सही लाइन नहीं है, हमें इसको बेस्ट फिटेड लाइन बनाना पड़ेगा। हमें पता करना पड़ेगा कि हम क्या करें, हम कैसे इसको फाइन ट्यून करें, कैसे इस लाइन को हम सही करें ताकि ये लाइन हमारा सारे के सारे डेटा पॉइंट्स से कम दूरी पे आए। तो हम सोचेंगे ना कि हम कैसे क्या करें, तो इस स्थिति को हम बोलेंगे अंडर फिटिंग। और जब कभी भी अंडर फिटिंग होगा, आपका मॉडल आपके ट्रेनिंग डेटा को ही बढ़िया से नहीं समझ पा रहा होगा, तो टेस्ट डेटा पे क्या समझेगा। तो ये अंडर फिटिंग का है विजुअली ग्राफ। ये ओवर फिटिंग का ग्राफ है। ये ओवर फिटिंग का ग्राफ ये है कि कभी कभी ऐसा होता है ना, कभी कभी ऐसा होता है कि मॉडल्स के अंदर में जो भी पैरामीटर्स होते हैं उनके अंदर में एक टेंडेंसी होती है, मॉडल के अंदर में टेंडेंसी होती है कि वो खुद को डेटा सेट के अकॉर्डिंग फिट कर लेते हैं। अब जरा यहाँ पे देखिए, 8 डिग्री कितने डिग्री का है, यहाँ डिग्री इज इक्वल 4 लिखा हुआ है। आई थिंक डिग्री 4 का तो नहीं लग रहा है, एक तरह का एक कर्व है, पैराबोलिक कर्व है। ये डिग्री 4 तो नहीं लग रहा है वैसे, खैर छोड़िए, कोई भी डिग्री हो उसे कोई दिक्कत नहीं है, बट ये पैराबोलिक कर्व है। और यहाँ पे हमारे मॉडल का ये टेंडेंसी था कि वो चाह रहा था कि हम डेटा सेट के अकॉर्डिंग खुद खुद को फिट कर लें, तो कुछ ऐसा खुद को फिट कर लिया। तो मॉडल की ये टेंडेंसी होती है कि डेटा सेट डेटा पॉइंट्स के अकॉर्डिंग खुद को बना ले। और जब ठीक है आप बना लोगे, तो जब आप कर लिए, जब आप खुद को जब आप फिट कर रहे हो कुछ डेटा पॉइंट्स को मद्देनजर रखते हुए, लेकिन ऐसा करने से कुछ ऐसे डेटा पॉइंट्स हैं जिनके कि आप करीब से करीब चले गए, आप उनके बिल्कुल लेसर डिस्टेंसेस पे हो, लेकिन उनका क्या, कुछ ऐसे भी तो डेटा सेट्स हैं जो कि बिल्कुल ऊपर हैं, जो कि बिल्कुल नीचे हैं। तो ऐसे केसेस को हम ओवरफिटिंग बोलेंगे। ओवरफिटिंग में क्या होता है कि आपका जो मॉडल होता है ना, आपका मॉडल ट्रेनिंग डेटा के अनुसार खुद को ढाल लेता है और ट्रेनिंग डेटा पे बहुत बढ़िया काम करता है, बट टेस्ट डेटा पे वो बंदा फेल हो जाता है। तो ये ओवरफिटिंग के केस है। वैसे केवल एग्जाम्पल के लिए मैंने यहाँ पे ड्रॉ करके रखा है, तो थोड़ा सा आप इसको बस यही समझो, जो हमने यहाँ पे थ्योरी बताई थी केवल उसको ही आपको ध्यान में रखना है और कुछ नहीं। और ये है हमारा, देखो ये यहाँ पे डिग्री 2 का इक्वेशन है। तो डिग्री 2, वैसे डिग्री 4 यहाँ हमने लिख रखा है, कुछ यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट होना चाहिए था, बट कोई दिक्कत नहीं है। ये यहाँ पे हमने कुछ ऐसा कर्व ड्रॉ किया और यहाँ पे कुछ ऐसे डेटा पॉइंट्स हैं, तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि नाउ दिस लाइन विल बी अ बेस्ट फिटेड लाइन। अब लाइन तो नहीं है, कर्व है, लेकिन एक बेस्ट फिटेड कर्व हो सकता है, ठीक है, क्योंकि ये सारे के सारे डेटा पॉइंट से कम दूरी पे है, तो हम बोल सकते हैं कि इट्स अ बेस्ट फिटेड वन। तो ऐसे सिचुएशन में हमारा गुड मॉडल हो जाएगा। अब देखिए, अब एक और चीज होता है, जैसे आपने लीनियर रिग्रेशन पढ़ा ना, वैसे ही होता है पॉलिनोमियल रिग्रेशन, ठीक है। तो लीनियर रिग्रेशन के अंदर में हम क्या करते हैं कि लीनियर रिग्रेशन में हम हमेशा ही एक स्ट्रेट लाइन को ड्रॉ करने का प्रयास करते हैं, हमेशा। और जो एक स्ट्रेट लाइन होता है उसकी डिग्री हमेशा होती है 1, यानी कि डिग्री 1 होती है उस लाइन की, और वो हम हमेशा ड्रॉ करते हैं। बट जब यही डिग्री हमारा बढ़ जाता है डिग्री 2 का, डिग्री 2 करने का मतलब है कि एक पैराबोलिक कर्व यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन वहां पे हम ड्रॉ कर रहे हैं। डिग्री 3 क्यूबिक इक्वेशन वहां पे हम ड्रॉ करेंगे।
तो डिग्री अगर 3 होती है तो फिर वो लाइन नहीं रहेगा, डिग्री 2 होता है तो लाइन नहीं रहता है, लाइन हमारा कुछ ऐसे घूम जाता है, मतलब एक कर्व हो जाता है। तो डिग्री 2 पे पैराबोलिक, डिग्री 3 पे कुछ और चेंजिंग आएगा, डिग्री 4 पे कुछ और चेंजिंग आएगा, डिग्री 5 पे ऐसे कुछ और होगा। तो ये डिग्री जितनी जितनी आप बढ़ाते चलोगे तो फिर वो लीनियर रिग्रेशन नहीं रहता, फिर वो पॉलिनोमियल रिग्रेशन कहलाता है, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो। तो यहाँ क्या है, यहाँ हमने लाइन को फिट नहीं किया है, यहाँ भले हमने लाइन को फिट किया, डिग्री इज इक्वल 1 है, बट यहाँ हमने नहीं किया लाइन को फिट। ये एक तरह का कर्व है, ये भी एक तरह का कर्व है। तो लिनियर रिग्रेशन के अंडर में आप लाइन को फिट करोगे, स्ट्रेट लाइन का इस्तेमाल करोगे। लेकिन जब पॉलिनोमियल रिग्रेशन, जब भी आप पॉलिनोमियल रिग्रेशन का मॉडल जब भी आप ट्रेन करोगे तो वहां पे लाइन कभी नहीं होगा, वहां पे एक कर्व होगा। और कर्व क्या होता है? तो भाई कर्व कुछ भी हो सकता है, कर्व कुछ भी हो सकता है। कर्व कहने का मतलब है, अगर आप मैथमेटिक्स के अगर आप स्टूडेंट हो तो भाई कर्व कुछ भी हो सकता है। जैसे एक कर्व हो सकता है आपका, एक कर्व हो सकता है पैराबोलिक कर्व है, या कुछ ऐसा है आपका हाइपरबोलिक कर्व भी हो सकता है, या सपोज दैट कुछ ऐसा साइनोसोडल भी कर्व हो सकता है। तो किसी भी तरह का कर्व हो सकता है गाइज, इसके लिए कुछ नहीं है, किसी भी तरह का कर्व यहाँ पे आपका हो सकता है। तो यहाँ मेरे कहने का मतलब यह है कि जब भी पोलिनोमियल रिग्रेशन की बात आएगी तो वहां पे डिग्री 1 नहीं रहेगा, वहां पे स्ट्रेट लाइन नहीं रहेगा, वहां पे हमें किसी न किसी तरह का कर्व मिलेगा, और वो कर्व ही हमारा वहां पे सारे पॉइंट्स को मैप करने का प्रयास करेगा। ठीक है, तो पोलिनोमियल रिग्रेशन और लीनियर रिग्रेशन में डिफरेंस बस इतना ही का हुआ, इतना ही हुआ कि लीनियर रिग्रेशन, इन साइड a linear regression we will be utilizing a straight line, but inside a polynomial regression we will be thinking for a curve, I mean a kind of a curve which will be having power or degree more than 1। ठीक है, कुछ ऐसा। तो चलिए अब वापस चलते हैं नोट्स पे। तो ठीक है, अब यहाँ पे आती है कि भाई अंडर फिटिंग को हम कैसे रिमूव करेंगे। अगर आपका मॉडल एक अंडर फिटेड मॉडल है या ओवर फिटेड मॉडल है तो कैसे हम इसको रिमूव करेंगे। तो एन ओवर फिटेड मॉडल वर्क्स वेल ऑन ट्रेन डेटा बट नॉट ऑन टेस्ट डेटा, एन अंडर फिटेड मॉडल गिव्स वेरी लेस एक्यूरेसी ऑन बोथ ट्रेन एंड टेस्ट डेटा। ठीक है, अब है कि अब इसमें एक नया कंसेप्ट आता है जिसको बोलते हैं रेगुलराइजेशन। रेगुलराइजेशन क्या होता है? तो रेगुलराइजेशन एक तरह का टर्म्स है जिसका कि हम इस्तेमाल करेंगे, और इनके इस्तेमाल से हम अंडर फिटिंग और ओवर फिटिंग के केस से हम बाहर निकल सकते हैं। और दूसरी चीज की रेगुलराइजेशन को देखने के पहले हम थोड़ा सा ये चीज समझ ले कि भाई अंडर फिटिंग अगर हो रही है तो उसको रिमूव करने का क्या तरीका हो सकता है, कैसे आखिर हम रिमूव करेंगे। तो भाई देखो भाई, अंडर फिटिंग का सिंपल मतलब यही होता है कि आपका मॉडल आपके ट्रेनिंग डेटा को समझ ही नहीं पा रहा। और मॉडल का काम क्या है, क्या समझेगा वो एक तरह का पैटर्न को एक्सट्रैक्ट करने का प्रयास करता है, एक तरह का रिलेशनशिप को फाइंड आउट करता है डेटा सेट के अंदर से। तो जब आप जो भी डेटा सेट आपने फीड कराया है उस डेटा सेट से कुछ समझ ही नहीं पा रहा है, आपके मॉडल के समझ में कुछ आ ही नहीं रही है, तभी तो ट्रेनिंग डेटा पे वो बढ़िया से बिहेव नहीं कर पा रहा। तो अंडर फिटिंग को हटाने के लिए सबसे पहले ये होना चाहिए कि ट्रेनिंग डेटा पे तो सही से रिजल्ट्स दे, ट्रेनिंग डेटा पे तो सही से काम करे। तो इसके लिए अंडर फिटिंग को हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा कि सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा डेटा सेट को, कि हमारे डेटा सेट में कौन कौन सी फीचर्स हैं। और एक टॉपिक होती है जिसे बोलते हैं फीचर इंजीनियरिंग। ठीक है, हमने बताया था अपने फर्स्ट वीडियो में कि कुछ होता है ईडीए, कुछ होता है फीचर इंजीनियरिंग, कुछ होता है डेटा प्रोसेसिंग। तो फीचर इंजीनियरिंग जो होती है तो एक तरह की टेक्निक्स होती है। तो फीचर इंजीनियरिंग का इस्तेमाल करके हम क्या करते हैं कि हम इन फीचर्स के बारे में देखते हैं कि कौन कौन से फीचर्स ऐसे हैं जो कि हमारे लिए रिलेवेंट हो सकते हैं, जो कि हमारे लिए यूजफुल हो सकते हैं। तो आपको एक बार फीचर इंजीनियरिंग के टेक्निक्स का भी इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो हम फीचर इंजीनियरिंग का हम इस्तेमाल करेंगे रेगुलराइजेशन, सॉरी रेगुलराइजेशन नहीं, अंडर फिटिंग को हटाने के लिए फीचर इंजीनियरिंग का हम इस्तेमाल करेंगे। डेटा सेट को और बढ़ाने का प्रयास करेंगे, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि भाई आप मॉडल ट्रेन कर रहे हो और बहुत ही कम डेटा लेके आए हो, मतलब 50 रिकॉर्ड्स आप लेके आए हो,
तो 50 रिकॉर्ड्स में, अब जैसे कि मैंने बताया था आपको यहाँ पे कि जब भी हम मॉडल की ट्रेनिंग करते हैं तो ट्रेनिंग डेटा टेस्ट डेटा ऐसे करके हम स्प्लिट करते हैं। अब सपोज दैट कि आप इस वाले डेटा पे आप मतलब कर रहे हो, इसका इस्तेमाल आप करो ट्रेनिंग करवाने के लिए और इसे इस्तेमाल करो आप टेस्ट करवाने के लिए, आपका मॉडल क्या होगा? आपका मॉडल अच्छा बिहेव नहीं करेगा, क्योंकि उसे जितना डेटा सेट चाहिए था, जितने रिकॉर्ड्स उसे चाहिए थे लर्न करने के लिए, ट्रेनिंग करने के लिए, उतने रिकॉर्ड्स उसे मिले ही नहीं। तो फिर कैसे आप उसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि वो सही रिजल्ट दे? तो डेटा सेट में नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स का ज्यादा से ज्यादा होना भी बहुत ज्यादा मायने रखता है, और जितना ही ज्यादा नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स होगा आपके ट्रेनिंग डेटा के अंदर में, आपका मॉडल उतना ही ज्यादा क्या होगा? एक्यूरेट होगा, उतना ही ज्यादा बढ़िया होगा। ठीक है, तो इस चीज को भी थोड़ा सा ध्यान में रखना है। एंड साथ ही साथ हाँ, अब देखेंगे रेगुलराइजेशंस क्या होता है। तो कुछ ऐसी ऐसी चीजें हैं जिसे कि हम इस्तेमाल कर करके हम अंडर फिटिंग को हम हटाने का प्रयास करेंगे और ओवर फिटिंग को भी हटाने का प्रयास करेंगे। यहाँ पे एक और कंसेप्ट आती है रेगुलराइजेशंस का। तो रेगुलराइजेशंस क्या है? तो टू अवॉइडिंग अंडर फिटिंग और ओवर फिटिंग ऑफ मॉडल वी यूजेज रेगुलराइजेशन। एक रेगुलराइजेशन एक प्रोसेस होती है जिसका कि हम इस्तेमाल करते हैं, और इसके इस्तेमाल से हमारे मॉडल के अंदर में अगर अंडर फिटिंग है, ओवर फिटिंग है, तो कुछ हद तक ये चीजें कम हो जाती हैं। देर आर 3 टाइप्स ऑफ रेगुलराइजेशन अवेलेबल इन केस ऑफ लीनियर रिग्रेशन मॉडल। यहाँ पे हम लीनियर रिग्रेशन मॉडल का हम इस्तेमाल करके और आपको बताएंगे कि कैसे रेगुलराइजेशन हमारा काम करता है। लेकिन 3 तरह के रेगुलराइजेशन होते हैं। फर्स्ट वन इज रिज रिग्रेशन, सेकेंड वन इज लैसो रिग्रेशन, एंड थर्ड वन हाँ ओके हाँ, थर्ड वन इज इलास्टिक नेट। तो ये 3 तरह के रिग्रेशंस रेगुलराइजेशंस होते हैं। अब ये क्या है, कैसे काम करते हैं? तो देखो भाई, रिज रिग्रेशन इज यूज्ड फॉर रिमूविंग द ओवर फिटनेस ऑफ मॉडल। देखो, रेगुलराइजेशंस का इस्तेमाल भाई, वेट, अंडर फिटिंग को रिमूव करने के लिए हम हमेशा ईडीएफ फीचर इंजीनियरिंग पे ध्यान देंगे, डेटा प्री प्रोसेसिंग पे ध्यान देंगे। ये कुछ ऐसी स्टेप्स हैं जो कि बहुत ही मैंडेटरी होती है और बहुत ही केयर के साथ इनको करना पड़ता है, इनको परफॉर्म करना होता है। तो इन 2-3 स्टेप्स पे ध्यान देंगे। इवन नंबर ऑफ डेटा रिकॉर्ड्स को भी बढ़ाने का प्रयास करेंगे ताकि हमारा अंडर फिटिंग कम हो, अंडर फिटिंग हमारा रिमूव हो जाए। ठीक है, अब दूसरी बात हमारी आती है ओवर फिटिंग। ओवर फिटिंग को कैसे आप रिमूव करोगे, और ओवर फिटिंग होती क्या है? तो ओवर फिटिंग का मतलब ये होता है कि भाई आपका जो मॉडल है वो ट्रेनिंग डेटा पे, भाई देखो, पहले आपकी मॉडल एक अंडर फिटेड मॉडल थी, आपकी मॉडल आपके ट्रेनिंग डेटा पॉइंट्स को भी समझ नहीं पा रही थी, बट आपने नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स को आपने बढ़ा दिया, आपने फीचर इंजीनियरिंग पे आपने कुछ मेहनत करी, आपने कुछ अच्छे अच्छे फीचर्स वहां पे आप लेकर के आए, एंड इवन now you are getting a good score, you are getting a good accuracy on training data। अब आपका मॉडल ट्रेनिंग डेटा पे बढ़िया से काम कर रहा है। लेकिन जब आप टेस्ट डेटा पे जब आप टेस्ट कर रहे हो अपने मॉडल का, तो वहां पे फेल हो जा रहा है। तो अब क्या हुआ? तो अब इस केस को बोलेंगे ओवर फिटिंग। और एक ओवर फिटेड मॉडल को हम कैसे सही करेंगे, कैसे क्योर करेंगे? तो उसके लिए हम हमेशा रिग्रेशन सॉरी रेगुलराइजेशन का इस्तेमाल करेंगे। तो रिज रिग्रेशन, लेसो रिग्रेशन और इलास्टिक नेट, ये 3 तरह के इक्वेशंस हैं, रेगुलराइजेशंस हैं जिसका कि हम यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे। रिज रिग्रेशन इज यूज्ड फॉर रिमूविंग द ओवर फिटनेस ऑफ मॉडल। ए ओवर फिटेड मॉडल ट्रेन्स इटसेल्फ अकॉर्डिंग टू ट्रेन डेटा सेट एंड गिव्स अ ब्यूटीफुल रिजल्ट, बट इट फेल्स इन केस ऑफ टेस्ट डेटा। देखो, मैं जैसा बता रहा था आपको, एक ओवर फिटेड मॉडल हमेशा अपने आप को खुद को ट्रेन करता है ट्रेनिंग डेटा सेट के अकॉर्डिंग, और बहुत ही बढ़िया सुंदर सा रिजल्ट देता है आपके ट्रेनिंग डेटा पे, लेकिन ये टेस्ट डेटा पे फेल कर जाता है। इन केस ऑफ ओवर फिटेड मॉडल, our best fitted line have a steeper slope. Using ridge regression, we remove this steeper slope and break down it to a small value close to 0. We reduces the loss function with applying some regularizing terms or regularization. In case of ridge regression, we use this loss. इसका मतलब क्या हुआ? देखो क्या हुआ, अपने व्हाइट बोर्ड पे चलते हैं। देखो भाई,
आप यहीं पे आप देख लो, या यहाँ पे आप मत देखो, मैं थोड़ा सा एक और मैं लाइन आपको कर दे रहा हूँ। ठीक है, देखो ऐसा होगा कि, ऐसा होगा भाई कि हमारा जो लाइन है वो कुछ ऐसा है। अरे यार ये लाइन ही चाहिए मुझे। अंडो है अंडो, हाँ कुछ वैसा लाइन नहीं चाहिए था मुझे, मुझे कुछ स्टीपर स्लोप वाले लाइन चाहिए। नहीं ये भी नहीं चाहिए भाई, ये भी नहीं चाहिए। पता नहीं मेरे को बेस्ट फ्रेंड लाइन ड्रॉ करते करते ना कुछ ऐसा हैबिट हो गया, सपोज दैट कि यही है, ठीक है चलो मान के चलो यही है, यही है आपकी लाइन, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, क्या देखेंगे कि आपकी जो लाइन है वो कुछ इन सारे डेटा पॉइंट्स से, आपकी जो लाइन है वो इन सारे डेटा पॉइंट्स से तो भाई नजदीक है, लेकिन इसके बारे में क्या, ये तो दूर है, तो ये बेस्ट फिटेड लाइन नहीं हो सकती। तो हम क्या करते हैं, जब भी हमारा मॉडल, जब भी हमारा लीनियर रिग्रेशन मॉडल या कोई भी मॉडल जब भी ओवर फिटेड होता है, तो यहाँ पे आप यहाँ पे लीनियर रिग्रेशन के केस में समझो कि जब भी एक लीनियर रिग्रेशन का मॉडल जब भी ओवर फिटेड होगा, तो हमारी जो लाइन होगी वो कभी भी सही से पास नहीं करेगी अपने डेटा सेट के बीचों बीच, या बीचों बीच तो छोड़ दो, मतलब एक बेस्ट फिटेड लाइन नहीं होगी, आप केवल इतना मान के चलो। और जब बेस्ट फिटेड लाइन नहीं होगी तो फिर सारे डेटा पॉइंट्स को मैप नहीं कर पाएगी। तो उस कंडीशन में फिर हम क्या करेंगे, तो उस कंडीशंस में हम क्या करते हैं गाइस कि हम इस लाइन को ट्यून करने का प्रयास करते हैं। ट्यून करने का मतलब क्या हुआ, तो ट्यून करने का प्रयास करते हैं कि हम दोबारा से ग्रेडियंट डिसेंट का इस्तेमाल करेंगे और दोबारा से इस लाइन को हम सही करने का प्रयास करेंगे। और इस बार हम क्या करेंगे कि हमने जिस लॉस फंक्शन का इस्तेमाल किया था, याद है आपको सेकंड क्लास में हमने बताया था कि लॉस फंक्शन का इस्तेमाल करते हैं और फिर उसी लॉस फंक्शन का इस्तेमाल करके और हम क्या करते हैं, अपने लाइन को ट्यून करते हैं, मतलब हम अपने वेट्स को अपडेट करते हैं, हमने ये चीज बताया था। तो यहाँ पे उस टाइम पे क्या हो रहा था, उस टाइम पे कुछ ऐसा था कि उस टाइम पे क्या था कि हमने जो लॉस फंक्शन लिया था वो केवल इतना ही था, वाई आई माइनस वाई आई हैट और फिर समेशन वाली टर्म, मतलब केवल इतनी तक की चीजें थी उस समय। जो भी हमने लॉस फंक्शंस देखे, L1 लॉस, L2 लॉस, जो भी लॉस फंक्शंस हमने देखे, उन लॉस फंक्शंस के अंदर में केवल इतना ही टर्म था, ठीक है। लेकिन इस बार हम क्या कर रहे हैं कि हम अपने लॉस में एक लैम्बडा पैरामीटर लगा रहे हैं जिसको कि रेगुलराइजेशन पैरामीटर बोलते हैं, और फिर ए है हमारा स्लोप, स्लोप का स्क्वायर, और इसके अंदर में इस पैरामीटर को मल्टीप्लाई करके और इस पूरे टर्म को हमने ऐड किया है इस एक्सप्रेशन में। और अब की बार हम जब भी लॉस फंक्शन को ए करेंगे, लॉस को जब भी हम कैलकुलेट करेंगे तो इस फंक्शन का इस्तेमाल करके करेंगे, यानी कि यहाँ पे जो मेजर इंपॉर्टेंस है, मेजर रोल है वो है स्लोप का। तो स्लोप का यहाँ पे क्या रोल है भाई, तो स्लोप का यहाँ पे ये रोल है कि आप देख रहे हो कि अगर हम इस लाइन की स्लोप को थोड़ा सा कम करें, स्लोप को भी अगर हम कंसिडर करें और स्लोप को भी अगर हम कम करें, तो ये लाइन हमारी कुछ ऐसे पास कर सकती थी, यानी कि ये लाइन फिर हमारी कुछ ऐसे पास कर सकती थी। और उस केस में क्या होता कि उस केस में जब हमारी लाइन वैसे जब पास करती, जी ये भी गलत है, ये गलत है, ऐसे पास नहीं करनी चाहिए लाइन। शायद अब कुछ हद तक सही है, या मान के चलो कुछ ऐसा सही है, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे कि आप केवल हमारा वो समझना, सिचुएशन समझना। यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे लॉस को, सॉरी स्लोप को कम करने का प्रयास कर रहे हैं। तो जब भी हमारा मॉडल ओवर फिटेड होगा तो उसके अंदर में कुछ स्टीपर स्लोप होगा। स्टीपर स्लोप करने का मतलब है कि स्टीपर स्लोप करने का मतलब है कि कुछ ऐसे रिलेशनशिप उसके अंदर में आ जाते हैं ना कि एक क्वांटिटी को आप थोड़ा सा बढ़ाओ, थोड़ा सा चेंज करो, दूसरी क्वांटिटी बहुत ज्यादा चेंज होती है। इसमें थोड़ा सा माइन्यूट सा चेंज करेंगे और इसमें रैपिड चेंजिंग होता है। तो कुछ ऐसा ही होता है इसका ए स्टीपर स्लोप का कहानी। तो यहाँ पे क्या है कि आपको यहाँ पे स्लोप को कंसिडर करना है, स्लोप को रिड्यूस करना है, और फिर
स्लोप जैसे हमारा कम होगा, बाकी सारी चीजें सही है, बट बस केवल स्लोप को यहाँ पे फोकस करना है, स्लोप पे, और स्लोप को यहाँ पे रिड्यूस करना है, और इस तरह से हमें एक अच्छी जनरल लाइन मिल पाएगी। अब देखो, तो जब जब भी रिज रिग्रेशन किया हुआ, तो रिज रिग्रेशन के अंदर में हमने यही बोला कि इन केस ऑफ ओवरफिटेड मॉडल आवर बेस्ट फिटेड लाइन हैव अ स्टीपर स्लोप, उसके अंदर में एक खड़ी ढाल होती है। Using ridge regression, we removes this steeper slope and break down it to a small value close to zero। और हम प्रयास करते हैं कि जो स्लोप है ना, स्लोप नहीं चाहिए हमें, हम इसको जीरो के करीब ब्रेक करने का प्रयास करें, यानी कि उस स्लोप को खत्म करने का प्रयास करें। जब हमारी लाइन सीधे ऐसे स्ट्रेट हो जाएगी, हॉरिजॉन्टल हो जाएगी, एक्स एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी, तो उसकी स्लोप जीरो हो जाएगी। लेकिन जीरो नहीं करना है, जीरो के इक्वल करना है हमें। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे कि हम उस पहले वाले लॉस फंक्शन में केवल इस टर्म को हम केवल ऐड करेंगे, और फिर बाकी सारी चीजें सेम रहेंगी, और हमारा वी रिड्यूसेस एबव लॉस फंक्शन एंड अचीव द बेस्ट फिटेड लाइन। इन केस ऑफ मल्टीपल फीचर्स, अब अगर एक फीचर हुआ तो कुछ ऐसा, लेकिन अगर हमारे पास मल्टीपल फीचर्स हो, और फीचर्स क्या होंगे, तो फीचर्स का मतलब है कि आपके पास कितने नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स है भाई, कितने नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स है, यानी कि कितने नंबर ऑफ फीचर, सॉरी नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स नहीं भाई, कितने नंबर ऑफ फीचर्स हैं, कितने नंबर ऑफ आपके कॉलम्स हैं, तो उन पे डिपेंड करता है। तो जो भी आपके फीचर्स रहेंगे, जितने भी फीचर्स रहेंगे, उन सबको यहाँ पे हम डालेंगे, और यहाँ पे m1 स्क्वायर प्लस m2 स्क्वायर प्लस m3 स्क्वायर ऐसे करके वो सारी की सारी चीजें हम यहाँ पे इन्वॉल्व करेंगे, एंड देन इस तरह से हमारी एक लॉस फंक्शन हमारी यहाँ पे बनेगी, और फिर इस लॉस फंक्शन का हम इस्तेमाल करेंगे। इन केस ऑफ मल्टीपल फीचर्स, रिज रिग्रेशन ब्रिंग्स देम डाउन नियरली जीरो बट नॉट एग्जैक्टली जीरो। अगर बहुत सारे फीचर्स अगर रहेंगे तो रिज रिग्रेशन क्या करता है कि उन्हें जीरो के नियर बाई डाउन करने का, लेके आने का प्रयास करता है। अब है लेसो रिग्रेशन। लेसो रिग्रेशन क्या हुआ, तो लेसो रिग्रेशन भी सेम है। दिस लेसो रिग्रेशन हेल्प्स इन रिमूविंग द ओवरफिटेड मॉडल एंड आल्सो हेल्प्स इन फीचर सिलेक्शन। ये क्या ये क्या करता है गाइस कि ये जो हमारा मॉडल है, ये जो हमारा इक्वेशन है लेसो रिग्रेशन का, तो इसमें और रिज में केवल इतना ही का फर्क है कि यहाँ स्लोप का हमने स्क्वायर करा, और यहाँ पे स्लोप का स्क्वायर ना करके हमने यहाँ पे मॉडुलस फंक्शन का इस्तेमाल किया है, स्लोप को हमने मॉड के अंदर में डाल दिया है, बाकी सारी की सारी चीजें सेम है। Lasso regression reduces the above loss function, brings them down equal to zero, and so all those features of model moves towards zero। अब यहाँ पे कुछ ऐसा होता है गाइस कि बहुत सारे ऐसे फीचर्स होते हैं हमारे मॉडल के अंदर में जो कि रिलेवेंट होते हैं, जिनका कि जो रियल आउटपुट होता है, ओरिजिनल आउटपुट होता है, उनसे उनको कोई मतलब नहीं होता है, वो वास्तव में वो मतलब कंट्रीब्यूट भी नहीं करते हैं उस आउटपुट्स के लिए, उस लेवल के लिए वो कंट्रीब्यूट भी नहीं करते हैं। तो जब भी हम लेसो रिग्रेशन का इस्तेमाल करते हैं, तो वहां पे लेसो रिग्रेशन बाय द नेचर क्या करता है कि वो सारे के सारे फीचर्स को जीरो के इक्वल करने का प्रयास करता है। रिज जीरो के इक्वल नहीं करता, जीरो के नियर बाई लाके छोड़ देता है, लेकिन ये जीरो के इक्वल करने का प्रयास करता है। और इस प्रोसेस में बहुत सारे जो नॉन रिलेवेंट फीचर्स हैं, नॉन सिग्निफिकेंट फीचर्स हैं, वो सारे के सारे जीरो के टुवर्ड्स मूव कर जाते हैं, और इससे केवल वही फीचर्स बच जाते हैं। इन दिस सीक्वेंस ऑल ऑफ नॉन इंपॉर्टेंट फीचर्स गेट रिमूव्ड। तो जो भी नॉन इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं इस सीक्वेंस में रिमूव हो जाते हैं, और केवल वही बचते हैं जो कि वास्तव में, जो कि रियलिटी में कंट्रीब्यूट कर रहे होते हैं। तो फीचर सिलेक्शन एक टॉपिक है, ठीक है। फीचर सिलेक्शन का मतलब होता है कि आपके डेटा सेट में 10 फीचर्स हैं, 10 कॉलम्स हैं इनपुट्स के, केवल लेवल वाले को छोड़ के। तो उसमें उसमें आपके कौन कौन से ऐसे फीचर्स हैं जो कि वास्तव में, जो कि रियलिटी में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, जो कि आपके लिए यूजफुल है। तो फीचर सिलेक्शन का इस्तेमाल करके हम वहां पे पता करते हैं। फीचर सिलेक्शन कई तरीके से होती है, कई तरीके से होती है। तो यहाँ पे लेसो रिग्रेशन का इस्तेमाल करके भी आप अच्छे फीचर्स को, कंट्रीब्यूटिंग फीचर्स को आप सिलेक्ट कर सकते हो। तो ये हमारा रिज रिग्रेशन, ये हमारा लेसो रिग्रेशन। और अब नेक्स्ट टॉपिक पे वेट, हाँ, अब थर्ड जो होता है वो होता है हमारा इलास्टिक नेट। और इलास्टिक नेट क्या होता है, तो इलास्टिक नेट कुछ भी नहीं है, ये रिज और लेसो का बस कॉम्बिनेशन है। आप यहाँ पे देखो, ए समेशन ऑफ एम जे स्क्वायर और ए मॉड ऑफ एम जे।
तो ये पूरा का, और यहाँ पे एक लैम्बडा एक आपका पैरामीटर है, यहाँ पे अल्फा एक आपका पैरामीटर है, ठीक है, और जे इज द नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स। ओके, तो यहाँ पे ऐसा होता है गाइस कि इस इलास्टिक नेट के इक्वेशन में हमने रिज रिज का ये रिज का इक्वेशन हो गया ना, यहाँ से आप देख लो खुद, एम स्क्वायर, एम यानी कि आपका स्लोप, और यहाँ पे एम जे का मॉडुलस। तो ये रिज और लेसो दोनों को कंबाइन कर दिया गया हमारे इस पार्टिकुलर इक्वेशन के अंदर में, और अपॉन 2n कर दिया गया। इससे क्या होता है कि इससे एक तरह की एक नई इक्वेशन हमें मिलती है जिसे कि हम इलास्टिक नेट बोलते हैं, एंड दिस इज अ थर्ड रेगुलराइजेशन फॉर अस। अब यहाँ पे क्या होगा कि अगर इस इक्वेशन में ए अल्फा अगर 1 हो गया तो इलास्टिक नेट लेसो रिग्रेशन बन जाएगा। ये अल्फा अगर 1 हो गया तो ये लेसो रिग्रेशन बन जाएगा, और अगर अल्फा 0 हो गया तो इलास्टिक नेट हमारा रिज रिग्रेशन बन जाएगा, ठीक है। क्योंकि देखो अल्फा अगर 0 हुआ तो ये पूरी की पूरी टर्म वैनिश हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, फिर बचेगा केवल इतना, है ना। अच्छा, और अल्फा यहाँ पे 0 है तो 1 माइनस 0 नथिंग, सो 1/2, राइट, 1/2 यहाँ पे, तो लैम्डा अपॉन 2, तो ये यहाँ से क्या हो गया आपका रिज रिग्रेशन बन गया। लेकिन ए अल्फा अगर 1 रहेगा तो 1 रहेगा तो यहाँ पे ए वाली टर्म तो रहेगी, लेकिन यहाँ पे ए वाली टर्म खत्म हो जाएगी, 1 माइनस 1 0, 0.2 0, एंड 0 इंटू समथिंग 0, तो फिर ए वाली टर्म हमारी वैनिश हो जाएगी। तो अल्फा पे डिपेंड करेगा कि हमारा इलास्टिक नेट क्या हो रहा है, रिज बनेगा लेसो बनेगा। तो रिज और लेसो दोनों के दोनों हमारे इलास्टिक नेट के कंबाइंड इक्वेशन से ही मिल जाते हैं। एंड हमें कहाँ पे किसका इस्तेमाल करना है तो ये हमें देखना पड़ेगा, ठीक है। लैम्बडा बिलोंग्स टू 0 और एनी पॉजिटिव वैल्यू। लैम्बडा के बारे में बोला गया है कि लैम्बडा या तो 0 हो सकता है या फिर कोई भी पॉजिटिव वैल्यू होगा, इट शुड बी पॉजिटिव वैल्यू, ये कोई भी पॉजिटिव नंबर होगा, निगेटिव यहाँ पे नहीं हो सकता। लैम्बडा या तो 0 होगा या तो पॉजिटिव होगा, एंड इट कैन बी ट्यून्ड बाय सिस्टम इटसेल्फ, और सिस्टम के द्वारा खुद से ट्यून किया जाता है, मतलब आपको कुछ नहीं करना, सब कुछ आपका सिस्टम करेगा, ठीक है। लैम्बडा का क्या वैल्यू होना चाहिए वो सिस्टम खुद से डिटरमाइन करेगा, बशर्ते आपको केवल अल्फा को हाईलाइट करना पड़ेगा कि आपका अल्फा क्या होगा। अब बाय डिफॉल्ट एसके लर्न यूजेज रिज रिग्रेशन, इसका मतलब क्या है, तो एसके लर्न क्या है भाई कि पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर में एक लाइब्रेरी होती है जिसका नाम है साइकिट लर्न, और साइकिट लर्न के अंदर में बहुत सारे फंक्शंस मेथड्स दिए गए हैं जिससे कि ये सारी की सारी चीजें जो भी अभी हमने डिस्कस करी लीनियर रिग्रेशन के केस में, यहाँ पे उन सारी चीजों के लिए ऑलरेडी वहाँ पे कोड दिया गया है, उनके लिए फंक्शंस मेथड्स बनाए गए हैं, आपको केवल उन्हें कॉल करना है, इंपोर्ट करना है, फिट करना है, एंड डन। तो एसके लर्न के अंदर में जब भी आप लीनियर रिग्रेशन को जब भी आप फिट करते हो तो वहाँ पे बाय डिफॉल्ट मतलब पहले से ऑटोमेटिकली वो रिज रिग्रेशन का इस्तेमाल करता है। अगर आप चाहो तो फिर से आप वहाँ पे लेसो का इस्तेमाल कर सकते हो, आप चाहो तो वहाँ पे इलास्टिक नेट का इस्तेमाल कर सकते हो, ऐसे करके हम चीज़ों को कर लेते हैं। अब एक चीज़ बच गई कि मैट्रिक्स फॉर लीनियर रिग्रेशन, तो ये तो मॉडल के कुछ स्टेट्स थे और कुछ रेगुलराइजेशन की चीज़ें थी जो कि हमने पढ़ ली, हमने जान ली। अब यहाँ पे कुछ मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स करने का मतलब है कि भाई एक लीनियर रिग्रेशन का मॉडल है या रिग्रेशन का कोई भी मॉडल है तो आप उसे कैसे मेजर करोगे, मतलब मतलब कि कैसे मेजर करोगे कि वो सही है, एक्यूरेट है या नहीं है, वो एक आइडियल मॉडल है या नहीं है, उसके जो रिजल्ट है वो सही है या नहीं है। तो इसके लिए हमारे पास दो तरह की मैट्रिक्स हैं, एक मैट्रिक्स होता है आर स्क्वायर और दूसरा होता है एडजस्टेड आर स्क्वायर। सो व्हाट इज आर स्क्वायर? आर स्क्वायर डिफाइंस द measure of fit and it takes the form of a proportion and gives a value between 0 and 1। आर स्क्वायर मेजर ऑफ फिट को डिफाइन करता है, यानी कि एक लाइन कितना फिट कर रहा है, कितना कवर कर रहा है, इन सारी चीजों को वो डिफाइन करेगा आपका आर स्क्वायर, एंड इट टेक्स द फॉर्म ऑफ ए प्रोपोर्शन, और एक प्रोपोर्शन का फॉर्म लेता है, और इसका वैल्यू हमेशा 0 से 1 के बीच में आएगा, गिव्स अ वैल्यू बिटवीन 0 एंड 1। तो 0 एंड 1 पे क्लोज्ड ब्रैकेट्स लगे हुए हैं, क्लोज्ड ब्रैकेट्स कहने का मतलब होता है कि भाई 0 और 1 को भी इंक्लूड कर रहा है, यानी कि 0 से स्टार्ट हो सकता है इसका वैल्यू 0, 0.1, 0.11, 0.112 ऐसे करके, मतलब 0 से 1 के बीच में जितनी भी नंबर्स आप एग्जिस्ट करा सकते हो वो 0 से 1 के बीच में रहेंगे, और 0 और 1 भी रहेंगे इसके वैल्यू सेट में। तो ये हमारा आर स्क्वायर हुआ।
अब आर स्क्वायर सेज हाउ मच प्रोपोर्शन ऑफ आवर डेटा हैज बीन एक्सप्लेन्ड बाय आवर मॉडल। आर स्क्वायर यही बोलता है कि हाउ मच प्रोपोर्शन ऑफ आवर डेटा, हमारे डेटा सेट का कितना प्रोपोर्शन इस मॉडल के द्वारा एक्सप्लेन किया गया है। अगर आर स्क्वायर का वैल्यू अगर 0.75 आ रहा है तो यानी कि 75% डेटा सेट को एक्सप्लेन किया है। अगर 0.34 आ रहा है तो 34% किया है। तो ए जो वैल्यू है आर स्क्वायर की जो वैल्यू है, अगर 0 रहता है तो खराब है, 1 रहता है तो बढ़िया है, तो ये हाइयर होना चाहिए। ठीक है, आर स्क्वायर हमेशा हाइयर रहना चाहिए। अब आर स्क्वायर को डिफाइन कैसे करते हैं, तो आर स्क्वायर इज इक्वल 1 माइनस आर एस एस अपॉन टी एस एस, ये इसका फॉर्मूला हुआ। यानी आर स्क्वायर इज इक्वल 1 माइनस आर एस एस अपॉन टी एस एस, वेयर आर एस एस इज डिफाइंड एज अ स्क्वायर्ड सम ऑफ ऑल रेसिड्यूअल्स एंड टी एस एस इज डिफाइंड एज a squared sum of all distances between actual expected values and line passing through the mean of y values। देखो भाई RSS क्या है, TSS क्या है, समझने का प्रयास करो। ठीक है, और मैं थोड़ा सा इसको जूम कर देता हूँ। अब देखो यहाँ पे RSS क्या है, तो ए हमारी ओरिजिनल पॉइंट हुई। ठीक है, ए पॉइंट हमारी ओरिजिनल पॉइंट हुई, ए पॉइंट हमारी ओरिजिनल पॉइंट हुई। तो RSS इज डिफाइंड एज, इसमें एक होता है रेसिडुअल, मैंने उस दिन आपको बताया था शायद कि इस पॉइंट से इस लाइन के बीच में जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस रहेगी इसी को रेसिडुअल बोलते हैं, और इसी के मेजर को हम लॉस भी बोलते हैं या एरर बोलते हैं। ठीक है, तो इस पार्टिकुलर रेसिडुअल के स्क्वायर्ड सम यानी जितने भी रेसिडुअल्स रहेंगे, एक रेसिडुअल, दो रेसिडुअल, तीन, ऐसे करके जितने भी रेसिडुअल्स रहेंगे, जितने डेटा पॉइंट्स रहेंगे उतने रेसिडुअल्स हमें मिलेंगे, और सारे रेसिडुअल्स का स्क्वायर्ड सम जो होगा दैट विल बी आवर आरएसएस। अब स्क्वायर्ड सम कैसे होगा भाई, तो सबका स्क्वायरिंग करना है और सबको जोड़ देना है, यानी कि इसके डिस्टेंसेस का स्क्वायर करना है और सबको आपस में जोड़ देना है। कुछ रेसिडुअल्स पॉजिटिव डायरेक्शन में होंगे, कुछ नीचे, ये देखो ये नीचे की तरफ में है, तो कुछ नीचे की तरफ में होंगे, तो सबका स्क्वायर करके और सबको आपस में ऐड कर देना है, दैट विल बी योर आरएसएस। और टीएसएस क्या हुआ, टीएसएस इज बीइंग डिफाइंड एज ए स्क्वायर्ड सम, टीएसएस भी स्क्वायर्ड सम ही है, बट सम ऑफ ऑल डिस्टेंसेस, सारे डिस्टेंसेस का, बिटवीन एक्चुअल एक्सपेक्टेड वैल्यूज, जो एक्चुअल वाई के वैल्यूज हैं, जो एक्चुअल वाई के वैल्यूज हैं, एंड लाइन पासिंग थ्रू द मीन ऑफ वाई वैल्यूज, यानी कि एक्चुअल वाई वैल्यूज कौन से हुए, तो ये जहां जहां कहीं भी है तो ये सारे के सारे हमारे जहां भी हमारे डेटा पॉइंट्स है वहां पे हमारा एक्स आई होगा, वाई आई होगा, तो वाई आई हमारा वहीं पे है। ठीक है, तो उस वाई आई से लेकर के, उस वाई आई से लेकर यानी कि उस पर्टिकुलर पॉइंट से लेकर के, उस एक्चुअल वैल्यू से लेकर के और कहां तक, तो एक लाइन पास हो रही है, ये देखो ये एक लाइन पास हो रही है, ये कौन सी लाइन है, तो ये लाइन पास हो रही है वाई वैल्यूज के मीन से होते हुए। वाई वैल्यूज का मीन क्या हुआ, तो जितने भी हमारे पास वाई वैल्यूज है ना, हमारे पास जितने भी वाई वैल्यूज है गाइस, वो सारे के सारे वाई वैल्यूज के मीन से एक लाइन पास करेगी। तो इस लाइन और जहां कहीं भी हमारा वाई पॉइंट है तो उसके बीच का जो डिस्टेंस होगा, ये देखो आप, कुछ ऐसा, ये हमारा यहाँ पे वाई आई हुआ, सॉरी हमारा वाई आई कहाँ पे होगा, वाई आई हमारा कहीं कहीं और होगा, और ए हमारा उसके मीन से पास कर रहा है, ये वाली लाइन। ठीक है, तो इस लाइन और इसके बीच में जो डिस्टेंस हमारी हो गई, यानी कि मैं कैसे आपको दिखाऊँ, ये थोड़ा सा पिक्चर थोड़ा सा गड़बड़ है वैसे, बट चलो आप केवल अभी के लिए इतना समझो कि जो एक्चुअल एक्सपेक्टेड वैल्यूज हैं वाई हैं, और उन वाई वैल्यूज के जो मीन से जो लाइन पास करती है, यानी उनके एवरेज से जो लाइन पास करती है, बस उस लाइन और उस पॉइंट के बीच जो डिस्टेंसेस रहेंगे उसके स्क्वायर्ड सम। तो ऐसे करके आप 1 माइनस आर एस एस अपॉन टी एस एस को आप कैलकुलेट करो, और फिर जो भी आपको वैल्यू देता है उस वैल्यू का उतना परसेंटेज आपका ये डेटा को कवर कर पा रहा है। एंड दिस इज हाउ कि आर स्क्वायर एक तरह से आपको एक्यूरेसी देता है। अब आगे की, अब आगे ये देखो यहाँ पे आरएसएस को कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो समेशन करेंगे, वेट गाइस वेट, जस्ट गिव मी 1 सेकेंड। सो
या हाँ, तो हम कहाँ थे? हम्म, तो हम यहाँ पे थे। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी श्योर, हाँ ठीक है। तो कुछ ऐसे हम आरएसएस को कैलकुलेट करेंगे, यानी कि वाई आई माइनस वाई आई हैट, यानी कि जहां पे हमारा एक्चुअल वैल्यू रहेगा और जहां पे हमारा प्रेडिक्टेड वैल्यू रहेगा, उन दोनों के बीच की जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस रहेगी उसका स्क्वायर्ड सम करना है। और फिर क्या करना है, टीएसएस को कैसे करेंगे? तो टीएसएस करेंगे, ये देखो आप, ये वाई आई का ये मीन है, इसको बोलेंगे, ये हमारा वाई आई है, यानी कि वाई आई करने का मतलब है कि सारे के सारे पॉइंट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। आई हमारा 1 से लेके एन तक बिलोंग करेगा, वेराई करेगा, और ये हमारा पॉइंट है, एक्चुअल पॉइंट है, और ये उसका मीन का पॉइंट है, जिसको बोलेंगे वाई बार। तो ये वाई आई का बार है, ये मीन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो क्या हम करेंगे कि हम इन दोनों के बीच के डिस्टेंसेस को हम फाइंड आउट करेंगे और फिर उसका स्क्वायर सम करेंगे, और इस तरह से आरएसएस टीएसएस दोनों को कैलकुलेट करेंगे। और फिर बोलता है कि हायर द आर स्क्वायर हायर द एक्यूरेसी, यानी जितना ज्यादा आपका आर स्क्वायर होगा उतना ही ज्यादा एक्यूरेट आपका मॉडल होगा, और आपकी एक्यूरेसी उतनी ही हायर होगी। In case of more features, R square gives a negative value and become a worst model, so we use adjusted R square। अब देखो भाई क्या होता है कि कभी कभी कुछ ऐसा है कि आपके डेटा सेट के अंदर में बहुत सारे फीचर्स हैं, बहुत सारे फीचर्स हैं, तो वहां पे पॉसिबल नहीं हो पाता है, वहां पे आपका आर स्क्वायर कभी कभी निगेटिव वैल्यू देना स्टार्ट कर देता है, एंड देन इट विल बिकम अ वर्स्ट मॉडल। फिर वो मॉडल आपका एक्यूरेट नहीं रहेगा, वो बहुत ही गंदा मॉडल हो जाएगा। तो उस केस में ऐसा सजेस्ट किया गया कि जब आपके पास मल्टीपल फीचर्स हो, मोर नंबर ऑफ फीचर्स हो, तो आर स्क्वायर पे केवल बिलीव करना इट्स नॉट अ सजेस्टेबल थिंग्स। आपको एक दूसरी मैट्रिक्स से इस्तेमाल करना पड़ेगा, दैट इज एडजस्टेड आर स्क्वायर। और एडजस्टेड आर स्क्वायर क्या है? सो एज वी इंक्रीज द नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स इन आवर इक्वेशन, आर स्क्वायर इंक्रीजेस एज वेल, बट इट डजंट मीन दैट द न्यू इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैव एनी कोरिलेशन विद द आउटपुट वेरिएबल्स। हाँ, कभी कभी ऐसा होता है कि नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स बढ़ने लगते हैं। इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स कहने का मतलब क्या हुआ? मतलब कि कुछ ऐसे वेरिएबल्स हैं इक्वेशन के अंदर में जो कि इंडिपेंडेंट हैं। एक इक्वेशन के अंदर में दो तरह के वेरिएबल्स होते हैं, एक होता है आपका डिपेंडेंट, एक होता है इंडिपेंडेंट। लाइक एज यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो आरएसएस एक वेरिएबल है और ए भी एक टर्म है, जिसके अंदर में कि आपका वाई है, वाई आई हैट है। तो आरएसएस डिपेंड कर रहा है इस टर्म पे, तो आरएसएस एक डिपेंडेंट वेरिएबल हुआ, लेकिन ये वाले हमारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स होते हैं। तो जब भी आप देखते हो लाइक ऐसी y इज इक्वल एम एक्स प्लस सी, वहां पे आपका x और c क्या है? इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, और y डिपेंडेंट वेरिएबल है। तो जो लेबल होता है वो डिपेंडेंट होता है, बट जो फीचर्स होता है वो इंडिपेंडेंट होते हैं। यानी कि जब भी आपके फीचर्स बढ़ने लगेंगे आपके इक्वेशन के अंदर में, देन आर स्क्वायर भी आपका बढ़ने लगेगा। बट इट डजेंट मीन, लेकिन आर स्क्वायर के बढ़ने से ऐसा आपको नहीं समझना है कि आपके बहुत अच्छे एक्यूरेसी आपको मिल रही है, आपका मॉडल बहुत बढ़िया है, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। That the new independent variable have any correlation with the output variable, or addition of new features in our model will not yield a better result। हाँ, आपके फीचर में सॉरी आपके मॉडल में नए फीचर्स का जो एडिशन होगा, इसका मतलब ये नहीं है कि वो यील्ड करेगा बहुत ही बढ़िया रिजल्ट को, बट आर स्क्वायर वैल्यू विल इंक्रीज। लेकिन आर स्क्वायर का वैल्यू हमारा इंक्रीज होता रहेगा, तो हम केवल आर स्क्वायर के भरोसे नहीं रहेंगे। टू रेक्टिफाई दिस प्रॉब्लम वी यूजेज एडजस्टेड आर स्क्वायर व्हिच पेनलाइजेज एक्सेसिव यूज ऑफ सच फीचर्स व्हिच डू कोरिलेट विद द आउटपुट डेटा। तो वहां पे हम एक थोड़ा सा इम्प्रूव्ड वर्जन का इस्तेमाल करते हैं, कि इम्प्रूव्ड इक्वेशन का इस्तेमाल करते हैं, जो कि एडजस्टेड आर स्क्वायर है। और एडजस्टेड आर स्क्वायर कुछ हमारा ऐसे डिफाइन होता है, आर स्क्वायर एडजस्टेड इज इक्वल वन माइनस आर स्क्वायर इंटू एन माइनस वन एन माइनस के माइनस वन। आर स्क्वायर हमारा हुआ सैंपल आर स्क्वायर, यानी कि जो आर स्क्वायर जो रेसिडिवल्स जो आपको मिल रहे हैं, ओ सैंपल के मतलब जो भी आपके रिकॉर्ड्स हैं उसके रेसिडिवल्स, ए आर स्क्वायर। एन क्या हुआ? टोटल सैंपल साइज। तो टोटल सैंपल साइज क्या होता है? तो भाई आपके डेटा सेट के अंदर में कितने टोटल नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स हैं, तो आपका एन हुआ। और पी क्या हुआ? पी इज नंबर ऑफ प्रेडिक्टर्स। मतलब कि वो सारे के सारे कंपोनेंट्स जो कि डिसाइड करेंगे कि व्हाट विल बी योर प्रेडिक्शंस एंड लाइक इज योर फीचर्स। तो यहाँ पे फीचर्स का भी हमने यहाँ पे को भी हमने यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया है, और इस तरह से हमारा आर स्क्वायर एडजस्टेड काम करता है।
तो आर स्क्वायर एडजस्टेड का कुछ ऐसे करके आप यहाँ पे लिख सकते हो खुद से, मतलब जब कभी भी कुछ करना हो तो आप इन सब चीज़ों के लिए आपको कोड मिल जाएगा। एंड जितना ये चीज़ें मतलब थ्योरेटिकली जितना टफ लगती है उतना है नहीं। जब भी आप प्रैक्टिकल करने बैठोगे तो वहाँ पे आपको उतनी मुश्किल नहीं होगी, बस आपको कुछ लाइन आपको लिखना पड़ेगा और 3 से 4 लाइन के अंदर में आपको आपकी एल्गोरिदम फिट हो जाएगी। जैसे आप यहाँ पे देखो, ये हमने थोड़ा बहुत आपके देखने के लिए हमने यहाँ पे इन्वॉल्व कर रखा है। तो कुछ 3 से 4 से 5 लाइन में आपका एक मॉडल ट्रेन हो जाता है। तो प्रैक्टिकल वाइज इम्प्लीमेंटेशन वाइज कुछ नहीं है। और अपने नेक्स्ट सेशन में हम यही देखने का प्रयास करेंगे कि कैसे एक लीनियर रिग्रेशन मॉडल को हम ट्रेन करेंगे। ठीक है। अब एक कंसेप्ट आती है हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग विथ लीनियर रिग्रेशन, देयर इज ओके। हाँ, एक और चीज होती है कि ओवर फिटिंग को हटाने के लिए एक और दूसरी टेक्निक होती है जिसे हम बोलते हैं हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग। तो जो हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग होती है एक तरह की अलग टेक्निक है जिसका इस्तेमाल हम करते हैं ओवर फिटिंग को हटाने के लिए। लेकिन लीनियर रिग्रेशन के केस में किसी भी तरह का हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग नहीं होता है, रेगुलराइजेशन होता है। आप रेगुलराइजेशन का इस्तेमाल कर सकते हो बट हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग नहीं होती है। अब आप बोलोगे कि भाई ये हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग क्या है, तो इसके बारे में हम आगे देखेंगे जब हम लॉजिस्टिक रिग्रेशन, जब हम आगे के एल्गोरिथम्स पढ़ेंगे, लाइक लॉजिस्टिक पढ़ेंगे, के एन एन पढ़ेंगे, एस बी एम पढ़ेंगे, डिसीजन ट्री पढ़ेंगे, वहां देखेंगे कि हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग कैसे काम करता है। ठीक है। तो चलो अब आगे के नोट्स में क्या है। अच्छा, वाई रेगुलराइजेशन। हाँ, रेगुलराइजेशन क्यों करना है? तो रेगुलराइजेशन हेल्प्स टू रिड्यूस द वेरिएंस ऑफ द मॉडल विदाउट ए सब्सटेंशियल इंक्रीज इन बायस। ठीक है। रेगुलराइजेशन क्या करता है कि वो मॉडल के वेरिएंस को रिड्यूस करने का प्रयास करता है और कुछ ऐसे प्रयास करता है कि बायस में किसी भी तरह का इंक्रीमेंट ना हो, बायस हमारा सेम रहे, बायस हमारा उतना ही रहे बट वेरिएंस रिड्यूस हो जाए। If there is variance in the model, that means our model would not fit well for test data. The tuning parameter lambda control this bias and variance trade-off. When the value of lambda is increased up to a certain limit, it reduces the variance without losing any important properties in data. ठीक है। तो यहाँ पे हमने यहाँ पे एक लैम्बडा जो कि एक रेगुलराइजेशन पैरामीटर है, ट्यूनिंग पैरामीटर है, इसको हमने यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया है और ये क्या करता है कि ये एक तरह के लिमिट तक, एक सर्टेन थ्रेशोल्ड तक ये रिड्यूस करने का प्रयास करता है और कुछ इस तरह से हम अपने मॉडल्स के ओवर फिटनेस को हटाने का प्रयास करते हैं, उसके वेरिएंस को रिड्यूस करने का प्रयास करते हैं। तो ये सारे की सारी नोट्स गाइस आपको मिल जाएंगे। अभी और भी कुछ कुछ चीजें हैं छोटी छोटी, उनको देख लेते हैं। हाँ, ये देखो यहाँ पे, बट आफ्टर अ सर्टेन लिमिट द मॉडल विल स्टार्ट लूजिंग सम इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज व्हिच विल इंक्रीज द बायस, सो वी हैव टू सेलेक्ट अ गुड वैल्यू ऑफ लैम्बडा हियर। दिस वैल्यू ऑफ लैम्बडा इज सेलेक्टेड यूजिंग क्रॉस वैलिडेशन मेथड्स। हाँ, तो यहाँ पे a set of values of lambda is selected and cross validation error is value of lambda and the c average minimum lambda will be 0 और पॉजिटिव नंबर। तो ये एक देखिए, एक क्रॉस वैलिडेशन की टेक्निक्स होती हैं। तो क्रॉस वैलिडेशन की टेक्निक्स होती है, वहां हम क्या करते हैं कि कुछ नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स को हम ट्रेनिंग डेटा बनाते हैं और कुछ नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स को हम टेस्ट डेटा बनाते हैं और ऐसी, और फिर क्या करते हैं कि उस तरह के हम बहुत सारे बैचेज बनाते हैं, मतलब एक ही डेटा सेट के अंदर में बहुत सारे हम मिनी बैचेज बना लिए और उन मिनी बैचेज में क्या करते हैं कि कुछ कुछ नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स ट्रेनिंग डेटा होगा और कुछ टेस्ट में आएगा और फिर इस तरह से हम मॉडल को उस पर ट्रेन करते हैं, फिर हम उसे इवेलुएट करने का प्रयास करते हैं। तो एक क्रॉस वैलिडेशन की टेक्निक है जो कि हम आगे एक्सप्लेन करेंगे। लेकिन यहाँ पे लैम्बडा का रोल क्या है, लैम्बडा का एक गुड वैल्यू हमें सिलेक्ट करना होता है। ये वैल्यू अगर आपका सही से सिलेक्टेड नहीं होगा तो हो सकता है कि आपका बायस बढ़ने भी लगे। जैसा आप यहाँ पे देखो, मॉडल विल स्टार्ट लूजिंग सम इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज व्हिच विल इंक्रीज द बायस। तो हमें लैम्बडा का वैल्यू हमें थोड़ा सा वाइजली यहाँ पे सिलेक्ट करना पड़ता है और इसके लिए क्रॉस वैलिडेशन टेक्निक्स का हम इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। क्रॉस वैलिडेशन क्या होता है हम देखेंगे आगे, क्योंकि सारी चीजें एक ही बार में आप समझ नहीं सकते हो, सो हम आगे देखेंगे। अब है व्हेन टू यूज रिज लेसो एंड इलास्टिक नेट। हम कब रिज रिग्रेशन का इस्तेमाल करें, कब लेसो करें, कब इलास्टिक नेट का करें। तो रिज इज अ गुड डिफॉल्ट, रिज रिग्रेशन एक सही है
और बाय डिफॉल्ट यही होता है। बट इफ ओनली फ्यू फीचर्स आर यूजफुल वी प्रीफर लेसो और इलास्टिक नेट। मतलब समझ में आई बात? मतलब यहाँ पे कि अगर हमारे पास कुछ ही फ्यू फीचर्स हमारे पास यूजफुल हो तभी हम इनका इस्तेमाल करेंगे। और यहाँ पे इलास्टिक नेट यहाँ पे नहीं होना चाहिए, यहाँ पे रिज यहाँ पे आना चाहिए था। तो कुछ मिस मिस टाइप हो चुका है, मतलब या ये गलती हो चुकी है, यहाँ पे गलत लिखा गया है। तो यहाँ पे लेस और रिज रहेगा। इन केस ऑफ मल्टीपल फीचर्स in case of multiple features are strongly correlated or number of features is greater than the number of training instances elastic net is preferred over lasso। ठीक है, तो यहाँ पे देखो रीच का तो बाय डिफॉल्ट हम इस्तेमाल करते ही करते हैं, लेकिन कुछ फीचर्स अगर हमारे पास यूजफुल हैं तभी हम रीच और लेसो का इस्तेमाल करेंगे। और लेसो का इस्तेमाल करने से हमें एक फायदा यह होगा कि वो फीचर सिलेक्शन में भी वो हेल्पफुल है। रिच बाय डिफॉल्ट होता है, लेसो का इस्तेमाल करेंगे तो फीचर सिलेक्शन भी हो जाएगी। ठीक है, तो आप सोचो कि रिच का इस्तेमाल करोगे या लेसो का, आप किसको सिलेक्ट करना है आप कर सकते हो। बट जब आपके पास मल्टीपल फीचर्स हो और सारे के सारे स्ट्रांगली कोरिलेटेड हो, कोरिलेशन एक चीज होती है, कोरिलेशन का मतलब होता है कि दो तीन फीचर्स हैं या दो फीचर्स हैं वो दोनों एक दूसरे से बहुत ही ज्यादा कोरिलेटेड है। कोरिलेटेड कहने का मतलब ये होता है गाइस कि वेट कोरिलेशन करने का मतलब ऐसा होता है गाइस कि ये काम नहीं कर रहा, पता नहीं क्यों। ओके लिमिट वी कैन, हम यहाँ पे व्हाइट बोर्ड पे हम समझ लेंगे। तो देखो भाई, कोरिलेशन का मतलब ये होता है लाइकस कि यहाँ पे आप देखो, सपोज दैट कि हमारा एक फीचर है जो कि कुछ ऐसे है, ठीक है, और एक दूसरा फीचर है जो दूसरा फीचर कुछ ऐसे ही इसके साथ में मूव कर रहा है। तो ये दोनों के दोनों फीचर्स एक दूसरे से स्ट्रॉन्गली कोरिलेटेड है। कोरिलेटेड करने का मतलब है कि अगर एक क्वांटिटी, या ऐसा नहीं आप समझो, आप कुछ ऐसा ले लो, आप कुछ ऐसा ले लो एक लाइन, ठीक है, तो इस लाइन में आप देखोगे कि इस लाइन पे यहाँ पे एक पॉइंट है, तो इस पॉइंट पे या इसका एक इक्वेशन होगा y इज इक्वल समथिंग होगा, y इज इक्वल एम एक्स प्लस सी, कुछ ऐसा होगा इक्वेशन। तो कोरिलेटेड करने का मतलब होता है कि अगर हम इसके x क्वांटिटी में, x क्वांटिटी को अगर हम थोड़ा सा अगर हम इंक्रीज करें, अगर हम थोड़ा सा इसको अगर हम इंक्रीज करें तो y भी हमारा उसी स्पीड से, उसी रेशियो से हमारा इंक्रीज होगा। तो अगर कोई दो फीचर्स अगर स्ट्रांगली कोरिलेटेड हैं तो अगर आप इसे चेंज करोगे तो उसमें भी चेंज आएगी ही आएगी। और कुछ ऐसा होता है कि वो दोनों अगर स्ट्रांगली कोरिलेटेड होते हैं हमारे डेटा सेट के अंदर में, कोई भी दो तीन फीचर्स, तो उन फीचर्स में से हम सबको नहीं लेते, हम केवल एक को लेते हैं, बाकी को हम रिमूव कर देते हैं। ये फीचर इंजीनियरिंग के अंदर में आता है, हमने इस स्टेप को हमने कंसिडर नहीं किया। हालांकि जब भी आप फीचर इंजीनियरिंग जब भी आप ये करोगे तो वहाँ पे कोरिलेटेड फीचर्स के बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा। सो माई मेन कंसर्न वाज कि मेरा मेन कंसर्न यही था कि मुझे फोकस करना है थ्योरेटिकल पार्ट्स पे, तो मैंने, और वो भी एमएल के एल्गोरिथम के जो थ्योरेटिकल पार्ट्स है तो उसको भी मैंने केवल अभी फोकस किया है। तो जब भी आप फीचर इंजीनियरिंग की जब भी आप वो करोगे तो वहाँ पे आपको मिल जाएंगी इन सारी चीज़ों के बारे में, तो आप वहाँ से देख लेना एक बार। कहाँ थे हम? 30 पे थे, हाँ 30 पे। तो हाँ, तो अगर आपके पास कुछ ऐसे मल्टीपल फीचर्स हो जो कि स्ट्रांगली कोरिलेटेड हो, या नंबर ऑफ फीचर्स इज ग्रेटर देन द नंबर ऑफ ट्रेनिंग इंस्टेंसेस। अब ट्रेनिंग इंस्टेंसेस क्या होता है? तो ट्रेनिंग इंस्टेंसेस करने का मतलब होता है कि कितने छोटे छोटे चंक्स में आप ट्रेनिंग करा रहे हो, कितने नंबर ऑफ मिनी बैचेज आप बना रहे हो और वहां पे आप ट्रेनिंग करा रहे हो। तो वहां पे अगर आपके नंबर ऑफ फीचर्स ज्यादा रहेंगे, यानी इसका सीधा सीधा मतलब आप यही समझो कि अगर आपके डेटा सेट के अंदर में बहुत सारे फीचर्स हो
तो वहां पे आप इलास्टिक नेट को ही प्रेफर करोगे एंड देन इट विल बी गिविंग यू अ गुड रिजल्ट। और वैसे भी इलास्टिक नेट हमारा रिज और लेसों के रूप में चेंज हो जाता है अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू द यूज केसेस। तो हम वहाँ पे इलास्टिक नेट का इस्तेमाल करेंगे। एंड सारी की सारी चीज़ें आई थिंक सब कुछ एक्सपेरिमेंटल है। तो किसी डेटा सेट पे क्या रिजल्ट्स देगा, किसी पे क्या रिजल्ट्स देगा, तो ये सारा कुछ एक्सपेरिमेंटल होता है। यहाँ पे कुछ भी आप ऐसे बोल नहीं सकते कि आप रिज ही चुनो, बार बार आप प्लेसो ही चुनो। आपको खुद से एक्सपेरिमेंट्स करना पड़ेगा, आपको खुद सब कुछ प्रैक्टिकल करना पड़ेगा, देन आपको पता चलेगा कि कौन सी हमारी इस पर्टिकुलर डेटा सेट पे काम कर रही है। वेरियांस इज द मेजर ऑफ द डिग्री ऑफ द स्प्रेड ऑफ प्रेडिक्टेड रिजल्ट। देखो भाई वेरियांस क्या होता है? वेरियांस होता है मेजर ऑफ द डिग्री, डिग्री का मेजर होता है किस चीज का डिग्री? तो डिग्री ऑफ द स्प्रेड ऑफ प्रेडिक्टेड रिजल्ट्स, यानी कि जो प्रेडिक्टेड रिजल्ट्स हैं उनके स्प्रेड की डिग्री का, कि वो कितने ज्यादा स्कैटर्ड हैं अराउंड द सेंटर। और बायस इज अ मेजर ऑफ द पोलैरिटी ऑफ द रिजल्ट्स। और बायस बोलता है कि हम मेजर करेंगे रिजल्ट्स के पोलैरिटी का फेवर्ड टुवर्ड्स से स्पेसिफिक आइटम, यानी कि किसी एक स्पेसिफिक आइटम, किसी एक स्पेसिफिक फीचर के फेवर में आकर के अगर आपके रिजल्ट्स किसी पोलैरिटी, किसी एक डायरेक्शन में अगर जा रहे हैं, तो उस पोलैरिटी के मेजर को डिफाइन करता है हमारा बायस। सो बायस डिक्रीजेज, वेरियांस इंक्रीजेज। और बायस और वेरियांस में कुछ ऐसा है कि बायस को आप घटाओगे तो वेरियांस बढ़ेगा, वेरियांस को अगर आप घटाओगे तो बायस बढ़ेगा। सो वी नीड टू फाइंड अ बैलेंस, हमें इनके बीच में एक बैलेंस को फाइंड आउट करना पड़ता है, सो दैट आवर मॉडल हैज लो बायस एंड लो वेरियांस। और तब जाकर के हमारे मॉडल में लो बायस लो वेरियांस होगा, एंड दिस इज नोन एज बायस वेरियांस ट्रेड ऑफ। अब बायस कैन बी मिनिमाइज बाय ट्रेनिंग विथ मोर डेटा। बायस को आप मिनिमाइज कर सकते हो, कम कर सकते हो, कैसे? कुछ ट्रेनिंग डेटा को और ऐड करके। एंड वेरियांस कैन बी रिड्यूस्ड यूजिंग रेगुलराइजेशन मेथड्स, क्रॉस वैलिडेशन मेथड्स। और बाय द वे क्रॉस वैलिडेशन का इस्तेमाल आप करोगे, साथ ही साथ आप हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग का भी आप इस्तेमाल कर सकते हो वेरियांस को रिड्यूस करने के लिए। देखेंगे हम आगे वो सारी की सारी चीजें क्या होती है, कैसे होती हैं। If there are lesser number of predictors, it is a possibility that the model obtained is favored towards those predictors. That is, a small change in those predictors lead to a big change in the predicted results. Or we can say that predictors are driving our model, so our model is biased for that predictor. So overcoming this problem, we introduces more number of predictors which contribute towards the end results of prediction. But this increases the complexity of model by increasing the variance. So we require to do bias variance trade-off. ठीक है? तो यहाँ भी यही चीजें होती है गाइस कि आपको एक तरह का ट्रेड ऑफ, एक तरह का रिलेशनशिप बना करके चलना पड़ेगा बायस और वेरियांस के बीच में, ताकि दोनों के दोनों ही जनरलाइज्ड हों, तब जाकर के आपका मॉडल एक गुड एंड जनरलाइज्ड मॉडल कहलाएगा। एंड इट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। और हाँ, एडजस्टेड आर स्क्वायर को कैलकुलेट करने के लिए ये फंक्शन हमने लिख रखा है, डेफ दिस, ऐसे करके आप खुद भी एडजस्टेड आर स्क्वायर के मतलब इसका एक फंक्शन आप मेथड आप खुद से बना सकते हो, ये आपको हेल्प करेगा। चलो नेक्स्ट पेज पे क्या है? हाँ, नेक्स्ट पेज पे लेसो सीपी को कैसे ट्रेन करना है इसके बारे में कुछ जानकारी मिल जाएगा, रिच को कैसे करना है वो मिल जाएगा, और फिर इनके कोफिशिएंट्स वगैरह कैसे आप प्राप्त कर सकते हो वो मिल जाएगा। और यहाँ पे आती है, अब देखो भाई, जब हमारी मॉडल जब हमारी ट्रेन हो जाती है बढ़िया से, तो हम क्या करते हैं कि फिर उस ट्रेंड मॉडल को हम सेव करते हैं एज ए फिजिकल फाइल। एक फिजिकल फाइल के रूप में हम उस ट्रेंड मॉडल को, ट्रेंड इक्वेशन को सेव कर लेते हैं, ताकि बाद में फ्यूचर प्रेडिक्शंस के लिए हम उसे इस्तेमाल कर सके। तो कैसे करेंगे सेव? तो पिकल, पिकल एक फॉर्मेट होती है, उसके अंदर में पिकल डॉट डंप करके मॉडल का नाम डालेंगे और ओपन फाइल में ऐसे करके ये कुछ चीजें हैं, ऐसे करके हम यहाँ पे सेव कर लेंगे। तो प्रैक्टिकल्स में हम देखेंगे कि कैसे सेव करेंगे, क्या करेंगे। फिर है पॉलिनोमियल रिग्रेशन। तो पॉलिनोमियल रिग्रेशन करने का मतलब क्या है कि हमने पहले भी हमने इसका जिक्र किया था, लीनियर रिग्रेशन के अंदर में आप एक केवल स्ट्रेट लाइन का इस्तेमाल करते हो, बट यहाँ पे आप किसी भी तरह के पॉलिनोमियल्स का आप इस्तेमाल कर सकते हो। पॉलिनोमियल्स क्या होता है? ए पॉलिनोमियल इज एन एग्रीगेशन ऑफ मल्टीपल मोनोमियल टर्म्स। बहुत सारे मोनोमियल टर्म्स, मोनोमियल क्या? तो सिंगल टर्म को मोनोमियल बोलते हैं। तो ए एक मोनोमियल, बी एक्स एक मोनोमियल, सी एक्स स्क्वायर एक मोनोमियल, डी एक्स क्यूब एक मोनोमियल, और ऐसे न जाने कितने ही मोनोमियल्स यहाँ पे आएंगे, एन इंटू एक्स एन। तो इन सारे मोनोमियल्स का जो एग्रीगेशन होगा वो हमारा एक पॉलिनोमियल कहलाता है। पॉलिनोमियल रिग्रेशन कैन बी डिफाइंड एज अ मैकेनिज्म टू प्रेडिक्ट अ डिपेंडेंट वेरिएबल बेस्ड ऑन द पॉलिनोमियल रिलेशनशिप। भाई अगर आपके डेटा पॉइंट्स के बीच में
y और x के बीच में अगर एक लीनियर रिलेशनशिप हो, देन वी विल बी यूजिंग लीनियर रिग्रेशन। एंड इफ रिलेशनशिप अगर आपका पॉलिनोमियल हो तो हम पॉलिनोमियल रिग्रेशन का इस्तेमाल करेंगे। ए पॉलिनोमियल इक्वेशन इज क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ इट्स डिग्री। हाँ, हम जिस भी कर्व का इस्तेमाल कर रहे हैं पॉलिनोमियल इक्वेशन में, तो उस इक्वेशन की जो डिग्री होगी, उसके वेरिएबल की जो डिग्री होगी, उससे डिफाइन होगा कि हमारा पॉलिनोमियल इक्वेशन किस कैटेगरी का है। तो डिग्री अगर 1 रहेगी तो लीनियर इक्वेशन होगा, 2 रहेगी तो क्वाड्रेटिक रहेगा, 3 रहेगी तो क्यूबिक रहेगा, 4 रहेगी तो बाई क्यूबिक रहेगा, 5 रहेगी तो 5th पावर की इक्वेशन रहेगी, 6 रहेगा तो 6th पावर की इक्वेशन रहेगी, अगर 100 रहेगा डिग्री तो 100th पावर की इक्वेशन रहेगी। हो linear regression is a special case of polynomial regression and is used if there is a linear relationship between label and features। अगर लेबल और फीचर्स के बीच में अगर लीनियर रिलेशनशिप है तो लीनियर रिग्रेशन का इस्तेमाल करो। आपसे जनरली आपसे इंटरव्यू में पूछा जाएगा कि भाई ठीक है, ये बताओ कि लीनियर रिग्रेशन का इस्तेमाल कहां पे करोगे, व्हेन यू विल बी यूजिंग लीनियर रिग्रेशन, व्हेन एंड व्हाई। तो इसका आंसर यही है कि वी विल बी यूजिंग लीनियर रिग्रेशन इफ एंड ओनली इफ देयर इज अ लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन लेबल एंड द फीचर्स, दैट्स ऑल। तो चलो एक और पेज बच रहा है, इसे भी देख लेते हैं। Graph of relationship between features and target columns in linear regression is a straight line, but in case of polynomial, yeah, we may get a curve of degree 2, 3 and higher। ठीक है, सारी कुछ चीजें मैंने ऑलरेडी बता रखी है। पोलिनोमियल रिग्रेशन को कैसे आप करोगे, तो उसके लिए भी हमने यहाँ पे कोड दे दिया है, आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। अदरवाइज इसके लर्न के डॉक्यूमेंटेशन में गूगल पे, स्टैक ओवरफ्लो पे, कहीं पे भी आपको ये सारी की सारी चीजें मिल जाएंगी। सो नथिंग टू वरी। अब लीनियर रिग्रेशन वर्सेस पॉलिनोमियल रिग्रेशन क्या है, तो ऐसा कुछ नहीं है। पॉलिनोमियल रिग्रेशन का ही एक सबसेट होता है लीनियर रिग्रेशन। डिग्री अगर 1 होगी तो हमारा लीनियर रिग्रेशन होगा, अगर डिग्री 1 से ज्यादा होती है तो पॉलिनोमियल रिग्रेशन होगा। ठीक है, चलो भाई, तो फिर इस तरह से हमारी लीनियर रिग्रेशन की कहानी खत्म हुई। एंड दिस इज आवर फर्स्ट, वेरी फर्स्ट एल्गोरिदम इन मशीन लर्निंग अम्ब्रेला। मशीन लर्निंग के सेक्शन में ये सबसे फर्स्ट एल्गोरिदम थी, सबसे बेसिक एल्गोरिदम थी, और इसे हमने देखा, हमने बहुत सारी चीजें हमने यहाँ पे समझी। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं ये प्रयास करूंगा कि एक छोटा सा कोड, एक छोटा सा प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन आपको दिखाऊं। वैसे प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन यार कर सकते हो, बहुत सारी ऑनलाइन भी मिल जाती है, एग्जाम्पल्स मिल जाते हैं, तो आप वहाँ पे जाकर के आप लीनियर रिग्रेशन की आप देख सकते हो, सारा कुछ आप कर सकते हो। तो वो चीज़ आप कर सकते हो। बट अभी के लिए मैं सोच रहा था कि प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशंस को मैं अभी के लिए छोड़ देता, एंड मैं अभी लॉजिस्टिक रिग्रेशन को स्टार्ट करता अपने नेक्स्ट वीडियो में। और रही बात जब प्रैक्टिकल करने की, तो भाई जब सारी चीजें खत्म हो जाएंगी, यानी कि पूरी की पूरी मशीन लर्निंग जब हम कर लेंगे, तो वहां पे एक डिटेल्ड प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन हम करेंगे, और वहां पे हम सारी चीजों को हम वहां पे डिटेल समझने का प्रयास करेंगे कि कैसे क्या कुछ चीजें होती हैं। तो गाइज आई थिंक, आई होप कि ये सारी की सारी चीजें आपके लिए थोड़ी सी नई होंगी। एंड मैंने हिंदी में इन चीज़ों को एक्सप्लेन करके आई थिंक कि मुझे थोड़ा सा अच्छा लग रहा है, बिकॉज कि हिंदी में ट्यूटोरियल्स बहुत कम है। तो आई होप ये सब आपके लिए यूजफुल रहेगा, बेनिफिशियल रहेगा। तो चलो, लीनियर रिग्रेशन हमारी खत्म हो चुकी है। अब नेक्स्ट टॉपिक लॉजिस्टिक रिग्रेशन, उसके बाद एसवीएम सपोर्ट वेक्टर मशीन, देन केएनएन के नियरेस्ट नीबर एल्गोरिथम, उसके बाद डिसीजन ट्री, देन रैंडम फॉरेस्ट, फिर कुछ एनसेम्बल टेक्निक्स लाइक एज बैगिंग, बूस्टिंग, पेस्टिंग, स्टैकिंग। ठीक है, फिर कुछ बूस्टिंग वाली एल्गोरिथम्स लाइक एज अडा बूस्ट, ग्रेडियंट बूस्टिंग, एक्सजी बूस्ट, कैट बूस्ट। इन चीज़ों को फिर देखेंगे, हम लोग एक एक करके डिस्कस करेंगे। फिर कुछ क्लस्टरिंग की एल्गोरिथम्स बच जाएंगी, यानी कि कुछ अनसुपरवाइज्ड की एल्गोरिथम्स बचेंगी, तो 2-3 वो भी हम देखेंगे। और फिर फाइनली एक प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशंस भी करेंगे इन डिटेल, जिसमें कि हर एक चीज को हम वहां पे करने का प्रयास करेंगे। आई होप गाइस कि ये सारी की सारी चीजें आपको अच्छी लग रही होंगी, एंड यू विल बी एंजॉयिंग द होल सेशन।
टुडे यू नो आई वाज नॉट फीलिंग फाइन, बट अगेन सो व्हाट आई वाज थिंकिंग कि नहीं भाई मुझे करना है एनी हाउ, एंड मैंने किसी तरह से uh, इस टॉपिक को मैंने पूरा किया। सो आई थिंक हम इतना अगर आपके लिए कर रहे हैं तो आप कम से कम लाइक तो कर सकते हो, लाइक करो। अगर नए हो तो भाई सब्सक्राइब कर दो चैनल को। और अगर सब कुछ कर दिया तो फिर अपने फ्रेंड सर्कल्स में या कहीं भी किसी भी कम्युनिटी में किसी भी ग्रुप में हमारे इस वीडियो के लिंक्स को आप भेजो, ताकि और लोग भी हमसे जुड़ सके और सब साथ में मिलके आगे बढ़ सके। ठीक है, चलो। Okay then guys, so we will try to meet in our next session, I mean next day. तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर, वी विल मीट सून।